नमस्कार, मैं हूं रोहित पोखरियाल। आप देख रहे हैं M3M का पर्दाफाश पार्ट 4। जो लोग लगातार भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं वो जानते हैं कि अब तक हम M3M के कारनामों से जुड़े, या मैं कहूं काले कारनामों से जुड़े कई रिपोर्ट्स एक्सपोज कर चुके हैं। भारत एक्सप्रेस लगातार मुहिम चलाकर माफिया बिल्डर M3M की एक के बाद एक कलई खोल रहा है। M3M बिल्डर के प्रोजेक्ट में जिस किसी खरीदार ने फ्लैट खरीदने के लिए अपने जीवन की पूरी कमाई लगा दी, बाद में उसके हाथ सिर्फ और सिर्फ मायूसी लगी। बेहद बड़ी तादाद में लोग M3M बिल्डर की ठगी का शिकार हुए हैं। M3M बिल्डर ने हर कदम पर नियमों को ताक पर रखा, भ्रष्ट अधिकारियों से मिली भगत कर फ्लैट खरीदारों से धोखा कर दिया। अपने हक को पाने के लिए कितने ही पीड़ित खरीदार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, लेकिन उनकी सुनवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं। और ऐसे में भारत एक्सप्रेस ने M3M बिल्डर के हाथों ठगी के शिकार हुए लोगों को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया। भारत एक्सप्रेस की यह मुहिम तब तक नहीं रुकेगी जब तक माफिया बिल्डर के हाथों पीड़ित बने मेहनतकश नागरिक, बोले बाले किसानों को न्याय नहीं मिल जाता। भारत एक्सप्रेस M3M बिल्डर की दादागिरी के शिकार हुए सैकड़ों पीड़ितों की आवाज को बुलंद कर आपके सामने पेश कर रहा है। M3M के जाल में जो भी फ्लैट खरीदार एक बार फंस गया, उसे कदम कदम पर नई ठगी और नए छल का सामना करना पड़ रहा है। M3M ने अपना नाम बदनाम हो जाने पर स्मार्ट वर्ल्ड नाम से एक सिस्टर कंपनी भी बनाई, और इस बिल्डर कंपनी ने स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चिड नाम से गुरुग्राम के सेक्टर 61 में एक फ्लैट प्रोजेक्ट पेश किया। कितने ही लोगों ने अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई इस आस में लगा दी कि M3M की सिस्टर कंपनी वादों के मुताबिक उन्हें उनके सपनों का घर मुहैया कराएगी। लेकिन जब लोगों को उनका फ्लैट सौंपा गया तो इतिहास के मुताबिक M3M की सिस्टर कंपनी ने बायर्स के साथ ऐसा धोखा किया कि उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। लोगों को उनका फ्लैट तो दे दिया गया, लेकिन सड़क से फ्लैट तक पहुंचने के बीच में कोई रास्ता नहीं। इस हैरान कर देने वाली ठगी के शिकार हुए लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने फ्लैट पर जाएं तो जाएं कैसे, और अगर जैसे तैसे पहुंच भी गए तो वापस बाकी दुनिया से कैसे जुड़े। इस पर आज विस्तार से करेंगे बात, पीड़ितों से संवाद करवाऊंगा। इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, कई प्रशासनिक अधिकारी मेरे साथ जुड़ेंगे, साथ ही भारत एक्सप्रेस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के कई सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे जो ग्राउंड रिपोर्ट भी कर रहे हैं। एक एक करके तफसील से आपके सामने हर एक चीज रखूंगा, लेकिन शुरुआत करता हूं इस रिपोर्ट के साथ। M3M को लेकर के शिकायतों का दौर लगातार जारी है और कई प्रोजेक्ट में इनकी गड़बड़ियों के बावजूद देखिए किस तरीके से लोग सामने आए हैं। और यहाँ पर सेक्टर 62 में है, यहाँ पर भी लोग सड़क पर आ गए हैं, लोग परेशान हैं, बदहाल हैं, लेकिन बिल्डर है कि सुनता नहीं। समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इसको लेकर के हम बात करेंगे। बताइए क्या समस्या है और किसके खिलाफ कंप्लेन है? सर, ये स्मार्ट वर्ल्ड कंपनी है, M3M की सिस्टर कंपनी है। ये जो स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड प्रोजेक्ट है सेक्टर 61 में, यहाँ पे ये ब्लॉक तीन ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। पहला है ग्रीन जिसमें 3 BHK हैं, और अगला है 2 BHK जिसमें 2 BHK और 3 BHK दोनों हैं। उनके बीच में एक रेवेन्यू रोड पड़ रही है। तो इन्होंने क्या किया, ग्राउंड लेवल से ऊपर बनाई है, तो वो रेवेन्यू रोड कम से कम 12 फीट नीचे है। तो अब इनको हमारे लिए हमारे फ्लैट में जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब आप क्या फ्लैट में जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिया? कोई रास्ता नहीं दिया इन्होंने। और अब ये क्या कर रहे हैं, कुछ ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि गांव वाले तोड़ी जा रहे हैं बार बार। क्यों पता नहीं इनके पास अप्रूवल है या नहीं है, बट दे आर ब्रेकिंग इट। ये बताइए आपको क्या समस्या है? जो कमिटमेंट इन्होंने सेल करते वक्त किया था वो आज वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। हमारा जो है 2.5 BHK का मकान है, तो उसको मतलब अप्रोच ही नहीं कर सकते, जा ही नहीं सकते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। जी मैडम, इधर आ गए। ये आपको क्या प्रॉब्लम है, ये बोर्ड क्यों ले रखा है आप? ये एक तो दिक्कत काफ़ी सारी है। ऑफर ऑफ पोजेशन इन्होंने दे दिया है दिसंबर की डेडलाइन क्लॉक करने के लिए। जो ओसी है ये हमें ऑफिशियली ना ईमेल पे भेज रहे हैं, ना हार्ड कॉपी दे रहे हैं, कह रहे हैं ऑफिस में आके देख लो। और सबके सुपर एरिया पे सबके प्राइस बढ़ा दिए जो कि रेरा गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। कारपेट एरिया पे बढ़ने चाहिए, वो भी सिर्फ 5% तक। और से बात करते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है सर, आप बताइए जरा।
हाँ जी, तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि कनेक्टिविटी जो हमारे ब्लॉक की है वो अभी तक कोई उसका पता नहीं है कि कनेक्टिविटी होगी या नहीं होगी। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि पोजीशन लेटर्स हमारे पास आ गए हैं, उसमें जो प्रॉमिस किया गया था रेंटल एडजस्टमेंट्स वो बिल्डर अपने कमिटमेंट पे खरा नहीं उतरा, आप ये कह रहे हैं? सेम ही प्रॉब्लम है। हाँ जी। आप बताइए क्या कहेंगे? यही हम भी यही कहेंगे कि ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए हैं, लेकिन पोजीशन का हमें कोई डेट क्लैरिटी नहीं कि कब तक क्या होगा। सब ऑन पेपर आया है, बट कुछ क्लैरिटी नहीं कि क्या हमारा कनेक्टिविटी कैसे होगी घर अपनी की। मेहनत के पैसे से कोई आदमी बिल्डर को देता है और उसके बाद उसका अधर में भविष्य हो तो समस्या समझ सकते हैं। आप बताइए सर क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा जी, मेरा नाम युवराज है एंड आई एम द फर्स्ट वन टू मेक द फुल पेमेंट। हिंदी बात करिए। अच्छा, मैंने जी ऐसे है जी 18 तारीख को पूरी पेमेंट कर दी थी। उसके बाद जब मैंने इनको बोला मुझे विज़िट करना है तो 2 बार टाइम दे के इन्होंने मेरे को विज़िट नहीं कराया। फाइनली कल मैंने विज़िट करी है। वो कल जाके विज़िट करके मैंने देखा तो देयर आर मैनी शॉर्ट कमिंग्स, स्पेसिफिकली द पार्किंग इज़ ए बिग इशू। देयर इज़ नो वे कोई आदमी वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकता है। और जो इन्होंने शुरू में बोला था भी फ्लैट और बाउंड्री वॉल के बीच में जगह रहेगी पार्किंग के लिए या विजिटर्स के लिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। और ऊपर जो गज़ीबो हैं जो पहले बताए गए थे दे आर नो वे क्लोजर टू दैट। सो आई थिंक द गाय हैव चीटेड अस। क्या वजह है M3M को लेकर के लगातार शिकायतें आ रही हैं और M3M लगातार इसको नजरअंदाज कर रहा है? आप लोग सोचते हैं ये बड़ा बिल्डर है, क्या मनमानी कर रहा है? बिल्कुल मनमानी कर रहा है जी। एक्चुअली ना उनके साथ उनके थ्रू कोई कम्युनिकेशन है, ना हमारे को जाने का रास्ता मिल रहा, अपना घर देख भी नहीं पा रहे हैं, ना उनका आ रहा है हमसे बात करता है। हम किसी से बात भी नहीं कर पाते, ना अपना घर देख पाते हैं, और पेमेंट ये पूरी ले चुके हैं। और जो इन्होंने अपने डिस्काउंट देना था उस पेमेंट ले लिया, लेकिन जब बात देखने की है तो किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। आप बताइए आप क्या समझते हैं? दो इश्यूज हैं। एक तो चार्जेस को लेके है, जैसे इन्होंने, मेरा नाम गोपाल है, जो इन्होंने लेटेस्ट जो ऑफर ऑफ पोजेशन वाला डिमांड लेटर हमें भेजा है, इशू किया है, उसमें सुपर एरिया इंक्रीज के चार्जेस ऐड किए हैं। आई थिंक जो मैम ने भी एक्सप्लेन किए हैं कि 5% कारपेट एरिया तक चार्जेस बिल्डर ले सकता है एज पर रेरा, बट दे हैव चार्ज्ड फॉर सुपर एरिया इंक्रीज। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि उस चार्जेस में ही एक EUICC करके चार्जेस ऐड किए हैं। उसका मतलब मेल पे हमने गलत चार्जेस लगा दिए, लेकिन इसके अलावा आप ही बताइए भरोसा कैसे डेवलप होगा? जब आप लेने गए होंगे तो आपको कुछ और बताया गया होगा और जब आपने ले लिया तो कुछ और। यही है, सारे प्रॉमिसेस फेक हैं, इनके फॉल्स हैं, कोई भी प्रॉमिसेस पूरा नहीं किया इन्होंने। कनेक्टिविटी मेजर इशू है, हम अपने यूनिट्स तक पहुंचेंगे कैसे जब तक हमारा ब्रिज वो कंप्लीट नहीं करके देंगे। और पोजेशन की बात करते हैं पर ब्रिज का वहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, यानी बिल्डर जिन ने जो कमिटमेंट किया था, सर ही बताइए क्या वो कमिटमेंट पूरा नहीं किया? बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसमें कमिटमेंट पूरा करने की तो बात छोड़ो, कमिटमेंट के कहीं आसपास भी नहीं पहुंचा है बिल्डर। अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट बोल के बेचा गया था, एंड टू एंड कनेक्टेड प्रोजेक्ट बेचा गया था। प्रोजेक्ट के अंदर 3 रोड्स हैं जिनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। स्विमिंग पूल है वो हटा दिया गया है, वो कहीं और बना दिया गया है, जहाँ पहले प्रॉमिस किया था वहाँ से कहीं और मूव कर दिया गया है। लोगों को कारपेट एरिया 1 इंच भी नहीं बढ़ा, सुपर एरिया बढ़ा के उनसे चार्जेस मांगे। आखिर ये बात सुन क्यों नहीं है? आप ये बताइए कि जब आप सवाल कर रहे हैं उनसे तो क्या जवाब दे रहे हैं? कोई मिलने की कोशिश नहीं कर रहे? जवाब नहीं दे रहे जी। हमने फ्लैट देखने के बाद इतने व्हाट्सअप किए हैं, मैसेज दिए हैं, फ़ोन किए हैं, कोई जवाब नहीं आता उनसे। क्या रिकॉर्ड कर रहे हो भैया? आ जाओ ना, यहाँ रिकॉर्ड करो ना। आप आइए यहाँ रिकॉर्ड करिए। ऐसे कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो? हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, रिकॉर्ड करिए। ऐसे थोड़े होता है कि आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? क्या ऐसे सीधे करो ना रिकॉर्ड, झूठ क्यों दिखा रहे हो? सीधी सी बात है, बताओ, बता दो क्या रिकॉर्ड कर रहे हो आप? क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं सर? हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। क्या ड्यूटी कर रहे हो? हमारे यहाँ कार पार्किंग में ड्यूटी है सर। अच्छा, तो क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? आप लोग यहाँ आए हो तो हमें भी तो इन्फॉर्म करना। चलिए ठीक है, ये बताइए क्या बिल्डर को लेकर के तमाम सारे लोगों की और भी शिकायतें हैं, बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से प्रभावशाली हैं आपकी बात सुनेंगे? अभी तक तो कोई ऐसा इन्होंने काम नहीं किया है कि दे लुक भरोसा लाइक, क्यों नहीं हो रहा है आपको इन पे? क्योंकि ये डिले करे जा रहे हैं और हमें सही जवाब नहीं दे रहे हैं। हर बार छोटा सा एक खिलौना दे देते हैं कि एक ईमेल भेज के आप खेलते रहिए इस पे, और फिर और 2 हफ्ते फिर खा जाते हैं। फिर बाद में प्रेशर बनाएंगे, इज व्हाट वी थिंक। कुल मिलाकर के बिल्डर सुन नहीं रहा है, इतने सारे लोग परेशान हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि लोगों की बात सुनी? यही बताइए, आपकी क्या समस्या है?
सबकी सेम समस्या है सर। हमने अपना घर खरीदा था सोच के कि कुछ अच्छा होगा हमारे साथ। पहला घर आदमी खरीदता है खुशी से, यहाँ पे सिर्फ हमें स्ट्रेस दिया जा रहा है, सिर्फ हमें हैरेसमेंट हो रही है। समझ ही नहीं आता कि हमने क्या गलती करी स्मार्ट वर्ल्ड से घर खरीद के। बहुत लगी आपको लग रहा है, आप बताइए सर। इनकी हर कॉरेस्पॉन्डेंस पे 10% डिस्काउंट अश्योर्ड है, जो कि बिल्कुल डिनाई किया जा रहा है। तो देखिए बहुत सारी दिक्कत है, इतने सारे लोग हैं, इन सबकी समस्याएं, और जब हम यहाँ शूट कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कोई घेरा बनाया जा रहा है। आसपास के लोग, इनके जो बाउंसर्स हैं, जो इनके गार्ड हैं, वो लगातार वीडियो बना रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं धमकाने की, लेकिन नहीं, ये आवाज़ दबेगी नहीं, ये रुकेगी नहीं। आप ही बताइए, अब आप लोग इसके बाद क्या करेंगे? सर एक और प्रॉब्लम है कि इन्होंने पोजेशन लेटर इशू कर दिया और उसमें साफ लिखा है कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है, जबकि प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हम खुद जाकर साइट से देख कर आए हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर रेडी है और अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, बट इन्होंने पोजेशन लेटर इशू कर दिया और पैसे मांग रहे हैं और डेट डाल दिया 31 मार्च की, किसी की 28 फरवरी की, किसी की 31 जनवरी की, मगर प्रॉपर्टी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन है, इन्होंने कह दिया कि प्रॉपर्टी बन गई, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं, लेकिन देखिए आप बताइए सर, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? अभी तक तो नहीं थे आप यहाँ पे, अभी तक तो नहीं थे, क्या कर रहे हैं आप? मैं साहब इधर ही हो, गाड़ी की एंट्री कर रहा हूँ। क्या गाड़ी की एंट्री कर रहे हैं? ये गाड़ी इन आउट हो रही है ना, उसका एंट्री कर रहा हूँ मैं तो इधर। अच्छा। हाँ। अब आप लोग क्यों इतना इसको असहज मान रहे हो? लोग अपनी समस्या ही तो कर रहे हैं, बिल्डर के खिलाफ तो बात ही तो कर रहे हैं। वो मैं उससे मेरे को कोई क्या कर रहे हैं? तो देखिए ये सारी समस्याएं हैं, अगर इधर देखें उधर देखिए, चारों तरफ बिल्डर के लोग खड़े हो गए हैं, जैसे लगता है कि ये घेरा बना रहे हैं, लेकिन समस्याएं लोगों की बहुत बड़ी है। फेक प्रॉमिसेस का बोर्ड है, देखिए किस तरीके से प्लान, क्या दिक्कत है? मेरी 31 जनवरी की पे बाय डेट थी, मैंने अंडर प्रोटेस्ट पे किया। उसके बाद इन्होंने प्रॉमिस किया आपको विद इन 1 वीक आपका फ्लैट दिखाएंगे। आज 1 महीना हो गया है, कोई आता पता नहीं है, कोई फोन नहीं उठाता है, कोई जाता है तो मिलता नहीं। इनके पास टाइम है ट्रम्प के साथ फोटो खिंचवाने का, इनके पास वक्त है देश दुनिया के तमाम सारी चीजों का काम करने के लिए, लेकिन इतने सारे लोग हैं, इनकी समस्याएं क्यों नहीं सुन रहे हैं? सवाल यही बात है। और जब ये लोग आते हैं, ये क्या इनका पीछे ऑफिस है? ये क्या पीछे यहाँ कोई ऑफिस है? हाँ, ये इनका सेल्स गैलरी, यहीं से बैठ के इन्होंने सबको सेल किया है। हम सबको यहीं से अपनी फेक प्रोमिसेस यहीं पर इन्होंने किया था। उसके बाद ये स्मार्ट बिल्डर नहीं है, ये फेक बिल्डर एक्चुअली फेक बिल्डर है, और यही वजह है कि लोग, इतने सारे लोग हैं, लगातार कंप्लेन है, इतनी सारी भीड़ है इसके बावजूद। और यही ऑफिस जहां पर इन्होंने कहा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किया कुछ नहीं, पोजीशन कंप्लीट नहीं है, बता रहे हैं कंप्लीट। और इनके लोग जो है चारों तरफ, जब हम यहाँ शूट कर रहे हैं तो चारों तरफ घेरा बना के लोग देख रहे हैं। आप बताइए सर, आप क्या कहेंगे? देखिए इनका ना शुरू से इश्यूज तो रहे हैं, अभी पोजेशन का बहुत बड़ा इशू है, रजिस्ट्री पे क्लैरिटी नहीं है, प्रोजेक्ट डिलेड है, फ्लैट विजिट हुआ नहीं है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आगे का जो भी पेमेंट की ही खाली ये लोग बात कर रहे हैं, विच इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो लोगों की समस्याएं सुनना पड़ेगा। आपके पास वक्त है तो आप बाहर चले जाते हैं, आप ट्रम्प के साथ फोटो पोस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जब लोग आए हैं तो इनकी समस्याएं सुनने में क्या समस्या है, ये बड़ी बात है। M3M को लेकर के लगातार शिकायतों का दौर जारी है, और इस समय हम इनके गुरुग्राम के सेक्टर 62 स्थित एक ऑफिस में हैं, जहां पर तमाम सारे लोगों को दावा किया गया। देखिए स्मार्ट वर्ल्ड बनाने का नाम इन्होंने दिया और फ्लैट बेचा इन्होंने, लेकिन फ्लैट बेचने के बाद ऐसे 1600 फैमिली हैं जिनको कहा गया कि पोजीशन के लिए आप तैयार हैं, लेकिन हुआ क्या कि लोग गए तो वहाँ पर जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिला, और लोगों को यानी फ्लैट के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है, वो जा नहीं सकते हैं, और पैसा ले लिया गया है। लोगों का आरोप है कि हमसे पैसा ले लिया गया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें न तो कोई रिप्लाई दिया जा रहा है, उनकी समस्याओं को लेकर के कोई सुनने को तैयार नहीं है। मेल के जरिए तमाम आज दफ्तर में उनके आए लोग, उन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन बिल्डर के लोग सुनने को तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है कि सवालों की ये फहरिस्त बहुत लंबी है लोगों की, कि जो भरोसा M3M के प्रति इन्होंने दिखाया था, बायर्स ने दिखाया था, उसके साथ धोखाधड़ी क्यों है? सर मल्टीपल प्रॉब्लम्स है हमारी यहाँ पे। कनेक्टिविटी है नहीं, पैसा हमसे ले लिया गया है, पोजेशन का लेटर हमें दे दिया गया है, आज तक हमें एक बार भी अपने घर में घुसने नहीं दिया गया है। जब हमने इनसे पूछा, इनके आला अफसरों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है साइट विजिट का, आप पूरा पैसा दीजिए 100%, उसके बाद हम आपको अलाउ करेंगे अपना घर देखने का। पूरे गुड़गांव में ऐसा कहीं नहीं होता है, मुझे नहीं पता इन लोगों के क्या रूल्स हैं। रास्ता इन्होंने आधा बनाया नहीं है, 2/3 जो घर है उनके पास कनेक्टिविटी ही नहीं है अभी तक। हम तो बहुत खुश हैं जब हमने आपकी रिपोर्ट देखी कि आप ऑलरेडी इसी बिल्डर के अगेंस्ट स्टोरीज कर रहे हैं, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है,
और इतने बड़े बिल्डर्स को यूजुअली कोई उठाता नहीं है इनके सवालों को। आप उठा रहे हैं तो हम जैसे लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, हमें भी एक एवेन्यू मिल जाता है कि जहाँ पे इन चीज़ों को उठाया जा सके। लोगों के साथ गलत हो रहा है, हम अकेले इतने बड़े बिल्डर्स के साथ नहीं लड़ सकते, हम सिर्फ उनसे बात कर सकते हैं। हम लगातार 4 साल से करते आ रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। स्मार्ट वर्ड ने हमें जब बुक कराया था, हमें बोला गया था कि अगस्त 2023 को हम दे देंगे। तो आज हम 25 में बैठे हैं, अभी भी हमारा फ्लैट बाहर से दिखता है, अभी भी 6 महीने नहीं लग रहा है कि वो मिलेगा। और इतने इश्यूज हैं, प्रोमिसेस, फेक प्रोमिसेस किए हैं, स्विमिंग पूल देंगे, ये देंगे, गार्डन एरिया, ग्रीन एरिया का नाम नहीं है, ब्रिज का इशू है, शमशान घाट है, सारे इतना प्रॉब्लम्स है इसमें। और कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है इसमें। तो देश के सबसे बड़े बिल्डरों में से एक है, 8वें नंबर पे, क्यों नहीं प्रॉब्लम आपकी सुन रहे हैं? सुनता ही नहीं है मैनेजमेंट, सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक एंट्री नहीं हुई है, विजिट ही नहीं अलाउड करी है, ये कहाँ होता है? ये बताइए, आपने कितना पैसा खर्च किया है और M3M से आपको शिकायत क्या है? देखिए, हमने अभी तक क्लोज टू 2 CR खर्चा कर दिया है और हमारी मेन शिकायत है कि हमें जब बुकिंग किया था तो हमें अगस्त 2023 बोला था, वो अब तक भी रेडी तो है ही नहीं। और जो पोजीशन लेटर इन्होंने हमें इशू किया है और उसके बाद भी हमें देखने की कोई परमिशन है नहीं, जो हम बाहर से देख। बताइए, आपको क्या लगता है कि आपको जो भरोसा था इन पे वो टूटा है? मतलब अभी बहुत ही शेकी सिचुएशन है एंड मतलब भरोसा इन अ वे टूटा है, बट कम्प्लीटली अगर ये हमें अगले जो इन्होंने अभी तक प्रॉमिस किया था कि 31 मार्च तक हम दे देंगे, तो हमें फिर भी लगेगा कि हाँ चीज़ें जैसी इन्होंने बोली वो हो पा रही है। बट जो सिचुएशन है एक्चुअल, वहाँ पे हम जा कर के देखते हैं तो पहली चीज़ तो हमें अलाउड है नहीं, बाहर से भी देख रहे हैं तो लग नहीं रहा है ये दे पाएंगे 1 साल तक भी वो प्रोजेक्ट को। और दूसरा इशू है वो जो ब्रिज का था बिटवीन 3 BHK एंड 2 BHK, रेवेन्यू रोड्स है। इनफैक्ट बैक में भी जो इन्होंने कम्युनिटी एरिया बोला था उसकी भी कोई विजिबिलिटी नहीं है, ना कोई आंसर है। बिल्डर ने जो कहा वो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया है। और अभी हम लोगों को जितने प्रोमिसेस बिल्डर ने किए थे कि हम आपको स्विमिंग पूल देंगे और ग्रीन एरिया देंगे, और प्रोजेक्ट में हमको कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है। स्विमिंग पूल भी जो बोला गया था कि 3 BHK के अराउंड मिलेगा, वो सब इन्होंने बोल दिया कि वहाँ पे स्विमिंग पूल नहीं होगा, वो शिफ्ट कर दिया पीछे के साइड। और प्लस ये है कि बीच की जो रेवेन्यू रोड है, हमें उसको क्रॉस करने का भी उन्होंने अभी कुछ दिया नहीं है, ब्रिज एंड ऑल। राइट। भारत एक्सप्रेस लगातार इस खबर को दिखा रहा है, आप हमारे लिए क्या कहें? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बातों को लोगों के सामने रखा है। और ये चीज़ें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो बिल्डर है स्मार्ट वर्ल्ड M3M कुछ इस पे एक्शन लेंगे, क्योंकि हमने अपनी बहुत ही हार्ड एंड मनी लाइफ टाइम की कमाई प्रोजेक्ट पे लगाई है। आई थिंक जब से हमने ये फ्लैट बुक करा है 2021 के अंदर, ये बिल्डर छुपन छुपाई शुरू से ही खेल रहा है। कभी पहले इसने कभी क्रिमेशन ग्राउंड का नहीं बताया हमें, और कभी इसके बाद अब ये जो लेटर भेज रहे हैं, कभी इन्होंने ये कहा कि हम आपका एरिया बढ़ा दिया है। और एरिया बढ़ाने के बाद जब हम इनसे जस्टिफिकेशन पूछते हैं कि कहाँ एरिया बढ़ा है, आप बताओ क्लॉज के हिसाब से, अपने BBA के हिसाब से, हाँ हम आपको बता देंगे, ये वो, आप पहले पेमेंट करो। ये जितनी आप होर्डिंग्स देख रहे हो ये ऐसी है पहले पोजीशन की, और ये सब ऐसी है, पहले पेमेंट। और इतने बदतमीजी से बात करते हैं इनके RMs और या इनकी जो स्मार्ट वर्ल्ड की टीम, मैनेजमेंट टीम है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता मेल्स पे, कुछ नहीं करता। अभी इनके सबको लेटर्स मिले हैं, सबको जिनके, जैसे मेरा यूनिट है, जब हमने खरीदा था तो ऑलमोस्ट करीब होगा 1.30 का फ्लैट होगा, अब बढ़ा के उन्होंने 1.36 की डिमांड कर दी है उस पर, 6 लाख की ज़्यादा डिमांड करी है अब उसमें। अब उसके बाद इन्होंने बहुत सारे चार्जेस है, जैसे EUICC एक चार्जेस है सबका, जो कभी नहीं मेंशन कर रखा इन्होंने। प्रोजेक्ट में इनकी प्रॉब्लम है, बहुत सारी जगह से लोगों की शिकायतें आ रही है, आप लोग कैसे फंस गए? ये क्या आपको लगता है फंस गया? बिल्कुल फंसे हुए हैं। इससे ज़्यादा क्या मतलब ये ऐसा लग रहा है कि इंसान मर भी नहीं सकता, जी भी नहीं सकता। अपनी पूरी जीवन पूंजी की कमाई इंसान एक घर में लगाता है, और वो पूरा घर हमने बिल्डर को दे दिया है, करोड़ रुपए दे दिए हैं, और करोड़ रुपए देने के बावजूद भी हमें घर नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा फेक बिल्डर, मुझे लगता है बिल्डर को नाम चेंज कर देना चाहिए अपना, स्मार्ट वर्ल्ड की जगह फेक बिल्डर लग देना चाहिए कि तुम रुपए दो और मैं सरकार को रुपए दूंगा, अपनी जेब भरूंगा, सरकार अपने रुपए भरेगी, बट आम जनता को घर नहीं मिलेगा रहने के लिए, पब्लिक को नहीं मिलेगा घर रहने के लिए। पब्लिक पागल है। पता है, ये बहुत बड़े बिल्डर हैं, बहुत रसूख है इनका, ये ट्रम्प के साथ फोटो खिंचवाते हैं और आपको फ्लैट नहीं दे पा रहे। हाँ, ये ट्रम्प के साथ फोटो खिंचवाते हैं, बट ये हमें घर नहीं दे पाएंगे। ये पैसा ले लेंगे हमसे। किसी भी एक भी प्रॉब्लम का इन्होंने आज तक कोई सोल्यूशन नहीं दिया है। पोजेशन इशू कर दिया, अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे रास्ता है नहीं घर जाने का, और डिले पे डिले करी जा रहे हैं। खरीदा आप था अपने फ्लैट?
सर ये सारे के सारे घर कम से कम 1.5 करोड़ से ऊपर हैं, सबके अलग अलग रेट हैं। किसी का 2 करोड़ का है, किसी का 1.80 का है, किसी का 1.5 करोड़ का है। तो इस तरह से है रेट, सब अलग अलग रेट हैं। और कोई सुनवाई नहीं है, कोई फ़ोन ही नहीं उठाता, कोई जाके बात करो, इनसे बात करके आ जाओ, कोई किसी चीज़ का इन पे कोई असर नहीं हो रहा है। भारत एक्सप्रेस इस खबर को लगातार उठा रहा है, आप हमारी इस मुहिम के लिए क्या? सर इसीलिए हमने आपसे कांटेक्ट किया कि आप जैसे रिप्यूटेड चैनल्स जो कि इस M3M के अगेंस्ट इतना कुछ कर रहे हैं, ताकि हम आपके माध्यम से अपना दुख सारी जनता तक पहुंचा सकें, और शायद आपके चैनल के थ्रू हम M3M को थोड़ा बता सकें कि हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो मेरे यहाँ पर 2 मेजर मुद्दों के लिए आया हूँ। सबसे पहला मेरा मुद्दा है कनेक्टिविटी का। जिस टाइम पर ये प्रोजेक्ट सेल हो रहा था, उस टाइम पर हम लोगों को बताया गया कि ये एक पूरा का पूरा कंप्लीट 1 प्रोजेक्ट है। अब इसमें समझ में आ रहा है कि इसमें 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए ये ब्रिजेस बना रहे हैं, लेकिन इनका पीछे गांव जो है वहाँ पे उल्लावास गांव, उस गांव के साथ इनका कोई समझौता नहीं हुआ है उस फ्लाईओवर को, ब्रिज को बनाने के लिए, जिसकी वजह से हमारे पास अपने फ्लैट के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहला मुद्दा मेरा ये है। दूसरा मुद्दा है रिलेटेड टू द एरिया इंक्रीज। इन्होंने क्या किया है कि BBA के अंदर सेम सुपर एरिया के अंदर डिफरेंट कारपेट एरिया मेंशन कर दिए। जैसे मेरा सुपर एरिया 1150 स्क्वायर फीट है, मेरे लिए इन्होंने कारपेट एरिया मेंशन किया 621 स्क्वायर फीट का। मेरे साथ के जो और मित्र यहाँ पर आए हैं उनके लिए कारपेट एरिया मेंशन किया गया 696 का। और अभी अब क्या हो रहा है कि हमारे पास जो ऑफर ऑफ पोजेशन आया है, उस ऑफर ऑफ पोजेशन के अंदर मुझे सुपर एरिया इंक्रीज किया गया है 1208 का, और कारपेट एरिया मुझे दिया गया है 701 का। ये बताइए, आपको इस बिल्डर पे भरोसा है कि आप लोगों को दे देगा, या लग रहा है कि इसने कहा कुछ और किया कुछ और? हम लास्ट 6 महीने से इनके साथ चेजअप कर रहे हैं कि हमारे इश्यूज़ को सुने और रिजॉल्व करें। ये सुन तो लेते हैं, लेकिन पता नहीं इनको चेजअप करने पर इनका कोई रिप्लाई नहीं आता है, ना उसके ऊपर किसी तरीके की हमें प्रतिक्रिया होती हुई दिख रही है। ये अराउंड 1600 लोग हैं जो अफेक्टेड फैमिलीज होंगी, 1600 के अराउंड होंगी। इन्होंने स्विमिंग पूल का एरिया को डिफरेंट कर दिया है। हमारा जो जहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं उस तरीके के जो एरियाज़ हैं, उन सबको प्रोजेक्ट के लास्ट में ले गए हैं ये लोग, जिसकी वजह से सब लोग इम्पेक्टेड हैं। मुझे ऑफर ऑफ पोजीशन आया था दिसंबर में। मैंने साइट पर विज़िट किया तो मैंने देखा कि जो मेरा यूनिट है वहाँ पर अभी तक कनेक्टिविटी भी नहीं है। तो बिना कनेक्टिविटी के दे आर आस्किंग मी द मनी। तो जब तक मुझे यूनिट ही नहीं मिलेगी, पैसे देने का मतलब नहीं बनता ना। एंड उसके अलावा इन्होंने चार्जेस काफ़ी एक्स्ट्रा मांगे हुए हैं, जिसमें EU ICC चार्जेस है, जो कि ना इन्होंने बिल्डर बायर एग्रीमेंट में कहीं पर एग्री किया था, जो कि अनलॉफुल है। सेकंड, इसके अलावा इन्होंने मेरा यूनिट का जो कारपेट एरिया सुपर एरिया बढ़ा दिया, उसमें भी चेंज कर दिया है। तो वहाँ पर आपको इस बिल्डर से आपको कहा कुछ था और कर कुछ रहा? बिल्कुल, इन्होंने ये बोला था कि जब मैंने परचेज़ किया था तो सबसे पहले उन्होंने मेरा कारपेट एरिया का ही मैंने पॉइंट उठाया था परचेज़ करते टाइम ही। तो इन्होंने बोला कि नहीं, जो आपको लिख कर दिया है वही आपको मिलेगा, और सभी को वही मिल रहा है। बट जब मैंने लास्ट में देखा ऑफर ऑफ पोजीशन आया, दूसरे बायर से मैंने डिस्कस किया, तो उनके एरिया में और मेरे एरिया में तो 75 स्क्वायर फीट का डायरेक्टली डिफरेंस आया था। और जब शिकायत की इनसे तो आपकी बात सुनी इन्होंने कि नहीं? नहीं, कोई नहीं सुनी। मैंने मेल डाला इनको, कोई मेल का रिप्लाई नहीं आया, कोई फ़ोन का रिप्लाई नहीं आया मेरे पास, और उनकी तरफ से अभी तक एक सिंगल कमिटमेंट मेरे पास नहीं आया, कोई मेल का रिप्लाई नहीं है पिछले 1.5 महीने से। जिस तरीके से बायर्स परेशान है, जिस तरीके से खरीदार परेशान है, यहाँ पर आकर के उनके दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि बिल्डर बिल्कुल भी सुन नहीं रहा है, और यही वजह है कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं। एक और खास बात यह है कि 1600 लोगों को घर बेच दिया और उसके बाद उनको पोजीशन लेटर भी जारी करने लगा, लेकिन वहाँ पर जब ये लोग जाते हैं तो पता लगता है कि वहाँ पर तो उनका कुछ भी कंप्लीट नहीं है, यानी सेवा शर्तों में सीधे सीधे उल्लंघन की बात है। और M3M की बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे गुड़गांव में तमाम जगह जितने भी इनके प्रोजेक्ट हैं उन सभी जगहों पर शिकायतें आ रही हैं, और यही वजह थी कि इनके तमाम खराब कामों के चलते इनको जेल भी हो चुकी है। लेकिन इनका जो इस तरीके का धंधा है और लोगों का शिकायतों का दौर लगातार जारी है। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, गुरुग्राम सेक्टर 62।
नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए M3M की सिस्टर कंपनी स्मार्ट वर्ल्ड ने सुपर एरिया की कीमत में मनमाना इजाफा कर दिया। फ्लैट खरीदारों को ओसी देने में बदनाम बिल्डर आनाकानी कर रहा है। फ्लैट के पूरे पैसे चुकाने का एक दौर बीत जाने के बाद भी कई खरीदारों को यह पता ही नहीं कि उन्हें पोजीशन कब मिलेगा। कई लोगों को जब फ्लैट मिला तो कमिटमेंट के खिलाफ पार्किंग बाउंड्री वॉल और छतों में भारी भेद पाया। अवैध कमाई के बल पर अकूत दौलत जमा करने वाला M3M बिल्डर पीड़ित खरीदारों को यह बात करने को भी तैयार नहीं। जिंदगी भर की मेहनत की कमाई लूट जाने पर फ्लैट खरीदार दर दर भटकने को मजबूर है। लेकिन अब भारत एक्सप्रेस ने पीड़ित फ्लैट खरीदारों की आवाज बनने का फैसला किया तो यह मुहिम अब उन्हें न्याय दिलाकर ही पूरी होगी। आज मेरी वरिष्ठ सहयोगी भी ग्राउंड पर उतरी, उनसे जुड़ी हुई भी रिपोर्ट्स में आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ लाइव भी जुड़ी हुई है। मेरे साथ एडिटर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन मिताली चंदोला मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। मेरे साथ विशेष संवाददाता देवनाथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से लाइव, और भी खास शख्सियत मेरे साथ जुड़ेंगी जो कि लगातार इस मुहिम में अपने भी इनपुट दे रही हैं। उनसे भी तारुफ आपका कराऊंगा, लेकिन शुरुआत मिताली जी मैं आपके साथ ही कर रहा हूं। मिताली जी, आप लगातार लंबे वक्त से पत्रकार रही हैं, ग्राउंड पर उतरती हैं, और ऐसे एक नहीं, अभी हम M3M की बात करें, लेकिन ऐसे कई बिल्डर्स, कई लोगों का दर्द आप पहले भी लगातार निकालती रही हैं, उन रिपोर्ट्स को खंगालती रही हैं। आप आज ग्राउंड पर भी उतरी, लोगों से भी आपने संवाद किया, कुछ टेक्निकल चीजों को भी आपने समझा। मैं चाहता हूं कि आप एक बेस तैयार कर दें ताकि अगले 1 घंटे जो M3M का पर्दाफाश हम लोग करने वाले हैं, पीड़ितों का दर्द जो उठाने वाले हैं, उसके लिए एक मजबूत बेस मुझे मिल जाए। देखिए रोहित, मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहूंगी कि बड़े सपने सजाते हैं लोग कि उनका अपना घर हो, और उसके बाद वो जमा पूंजी भी इन्वेस्ट करते हैं। वैसे तो हमारे जो ग्राउंड पर रिपोर्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, लेकिन आज क्राइम टीम पूरी की पूरी उतरी और उन्होंने सारा कुछ मौका मुआयना करा। तो बहुत छोटी सी बात से आपको बताऊंगी, एक बहुत बुजुर्ग महिला मुझको मिली और सबसे पहले वो मुझको एक जगह लेकर गई, उन्होंने अपनी बातें बताई। तो बड़ा शानदार आलीशान घर उन्होंने बना रखा था, लेकिन जिस तरीके से वहां पर काफ़ी फीट तक जो है बिल्डर ने खुदाई कर रखी थी तो उनके पूरे घर पर इंपैक्ट आ चुका था। तो वो रो रो के बार बार यही बात बता रही थी कि पहले उनकी जमीन को हड़प लिया गया, जीपीए धोखाधड़ी से करवा ली गई थी, और उसके बाद वो रजिस्ट्री में कन्वर्ट करा दी गई, और अब जिस मकान में वो लोग रह रहे हैं बिल्कुल उसके सट के जो है पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पूरी घर में जो है दरार आ चुकी है, बाउंड्री में दरार आ चुकी है, इवन जो उनकी बुनियाद थी वो तक घर की हिल चुकी है। तो वो एक उनका दर्द था। वहीं अगर मैं टेक्निकल चीज पर जाऊं रोहित, तो सबसे पहले जो देवनाथ बार बार बता रहे हैं कि किस तरीके से जो पीड़ित है वो अपनी व्यथा जो है सबको बता रहे हैं, और भारत एक्सप्रेस का भी बार बार धन्यवाद कर रहे हैं इस बात पे कि हमारी पूरी टीम ने जो है उनकी आवाज उठाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूं, इस पूरे मामले में ईडी इन्वॉल्व हो चुकी है, आपकी सीबीआई इन्वॉल्व हो चुकी है, स्थानीय पुलिस भी इनिशियल स्टेज में इन्वॉल्व थी, कई बड़े बड़े दिग्गजों के नाम आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे एनवायरमेंटल रूल्स जो होते हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनका वायलेशन किया गया है। यहाँ पर जो आपका बुकिंग का सिस्टम होता है उसका वायलेशन किया गया है, और लार्जर देन लाइफ हर जगह चीज को दिखाया गया। यानी कि बेचा तो बड़े खूबसूरत तरीके से है, लेकिन किस चीज को वो बेच रहे हैं, कई बार कई चीजें वो विजिबल भी नहीं थी। आप जैसे आएंगे हर जगह देखेंगे, अगर आप नोएडा से या दिल्ली के रास्ते से नोएडा आ रहे हैं आपको बड़ी बड़ी होर्डिंग्स दिखेंगी। तो कई होर्डिंग्स जो है वो इलीगल है, जिस तरीके से जो नॉर्म्स फॉलो होने चाहिए थे वो भी वायलेट करे हुए हैं। तो कुल मिला के लोगों को चीट किया गया है, गवर्नमेंट को चीट किया गया है, सारे वायलेशंस किए गए हैं। ऑल्दो ये बात भी सच है कि ये जेल गए थे बंधु, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जमानत भी दी है, लेकिन जमानत हमेशा से जो है कंडीशनल बेल होती है, हर बार टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि आप ग्राउंड पर रहती हैं, आप इन चीजों को भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझती हैं। मैं चाहता था कि एक रिएक्शन आ जाए, काफी स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स आपके आए हैं। एक बार देवनाथ के पास भी मैं हुआ था, मेरे साथ मुझे स्क्रीन पर अशोक भी नजर आ रहे हैं। अशोक जी भी पीड़ित हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। आपकी आवाज लगातार हम लोग उठाई रहे हैं, लेकिन आपसे भी जानूंगा कि क्या कुछ प्रोसीजर में आपने अब तक क्या कुछ किया है। लेकिन पहले मैं एक बार देवनाथ के पास हुआ हूं। देवनाथ, आप तो लगातार शुरुआती दौर से, और खुद मिताली जी भी, हमारी पूरी टीम भी ग्राउंड पर उतरी हुई है। आप आज भी पहुंचे, लोगों से आपने संवाद किया, लोगों को क्या लग रहा है? क्योंकि इतने, मैंने आपकी रिपोर्ट्स अभी देखी, लोग आपको शुक्रिया कर रहे हैं कि भैया इतने बड़े बिल्डर से हम अकेले नहीं लड़ सकते, लेकिन थैंक यू कि आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया। बिल्कुल रोहित, जब घुप अंधेरा हो जाता है तो रोशनी के किरण के आने की उम्मीद
बहुत ज़्यादा रहती है कि छोटी सी रोशनी भी साफ साफ दिखाई देती है। तो जब इन लोगों के जीवन में एक तरीके का अंधेरा छा गया है तो भारत एक्सप्रेस उनके लिए एक उम्मीद है। और जब मैं ग्राउंड पर जाता हूं तो मैं समझ पाता हूं कि बिल्डर जिस तरीके से काम करते हैं, खास करके M3M की बात करें तो जिस तरीके का इनका मोडस ऑपरेंडी है, कहते कुछ हैं, इनकी विश्वसनीयता पर जिस तरीके से लोग सवाल उठा रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि ये सवालों की फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। आप देखिए 2-3 दिन से हम खबर चला रहे हैं, एक के बाद एक परतें सामने आ रही है। जितनी इनकी साइट उतने सारे आरोप, उतनी सारी शिकायतें, उतने विरोध के स्वर। जाहिर सी बात है कि इस दौर में क्या फ्लैट खरीदना या घर खरीदना अपराध साबित करना चाहते हैं, ये एक बड़ी बात है। लेकिन इसके बाद बताता हूं कि जिन जिन लोगों से हमने बात की, कोई 1.5 करोड़ का फ्लैट खरीद रहा है, कोई 2 करोड़ का फ्लैट खरीद रहा है और उसके बाद उसको पता लगता है कि उसको अपने ही घर में, अपने ही फ्लैट में जाने की इजाजत नहीं है। और अगर वो जाना भी चाहे, इजाजत भी मिल जाए, तो सबसे बड़ी बात रोहित कि वहां जाने का रास्ता ही नहीं है। तो आखिर किस तरह से इतनी बड़ी आलीशान बिल्डिंग बन गई, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे पास हो गया, इस प्रोजेक्ट के पीछे कौन था, इस प्रोजेक्ट के पीछे मकसद क्या था। और एक शमशान की भूमि, जब सोचिए अपने घर के दरवाजा कोई खोलेगा, अपने घर की खिड़कियां जब कोई खोलेगा तो सीधे शमशान भूमि दिखाई देगा। तो क्या ये क्या कोई अच्छी चीज है, ये भी देखने वाली बात है। ये देखने वाली बात होगी। और स्ट्रांगली जो आपका पहला रिएक्शन आना था, अभी तो कई और बढ़ते हैं। देवनाथ जी, आपकी रिपोर्ट्स लगातार हम देख रहे हैं, आप शमशान का भी जिक्र कर रहे हैं, उस पर भी बात करूंगा। पहले दिन जब हम पार्ट 1 कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि शमशान की जमीन को भी हड़प लिया, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट फेसेस नजर आ रहे हैं मेरे को। संदीप जी नजर आ रहे हैं। संदीप जी नमस्ते, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। पंकज सोनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते पंकज जी, बहुत स्वागत आपका। अशोक, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हूं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कहां पर आपने इन्वेस्ट किया, क्या वादे आपसे M3M प्रबंधन ने किया और अभी क्या कुछ चल रहा है। आपको लग रहा है जो आवाज आप उठा रहे हैं किसी भी तरीके से आप लीगली उसमें आगे बढ़े हैं क्या अभी तक? मुझे एक बार विस्तार से बता दीजिएगा ये बात। अशोक तक आवाज नहीं जा रही। पंकज जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो यही सवाल आपसे, आपने कहां पर इन्वेस्ट किया था, क्या वादे आपसे किए गए थे और फिर अभी क्या कुछ चल रहा है, क्या हो रहा है? सर M3M ने इन्वेस्ट किया था। मेरा तो पूरा लाइफ सेविंग्स हमारे फैमिली के मिला के हमने डाल दिया था भरोसे पे। उन्होंने, मैं बोला था अश्योर्ड रिटर्न्स आपको मिलेंगे, तो उन्होंने शुरू में 1 साल तक वो पहले एक बोलते हैं ना दिखाने के लिए कि हम करेंगे, वो दिया। लेकिन उसके बाद से सब बंद कर दिया। हमारा रजिस्टर्ड भी हो गया गवर्नमेंट के साथ और हम मतलब वो हमारा प्रॉपर्टी मिला के आगे आजू बाजू का प्रॉपर्टी मिला के उसने बड़े कंपनी को रेंट पे भी चढ़ा दिया है, हमें मालूम भी नहीं। और सारे मतलब जितने ब्लॉक्स का था सब तोड़ के पूरा बड़ा ऑफिस बना दिया। और वो कंपनी भी कोई छोटी नहीं है, स्क्वायर यार्ड्स है जो प्रॉपर्टी की वेबसाइट है। जी। जिसको मालूम है कि क्या लीगल चीज होना चाहिए अगर किसी का रेंट लेंगे तो, किसी का जगह रेंट पे लेंगे तो। हमें तो एक पैसा भी नहीं आ रहा सर। आपने किस वक्त इन्वेस्ट किया था, कौन सा ईयर था ये? मेरे ख्याल से 2018-19 के आसपास डाला था उनके पास। तो आप लीगली कुछ आगे बढ़ रहे हैं? पुलिस के पास गए आप, रेरा के पास गए आप? सर रेरा के पास अभी मैं डायरेक्टली नहीं गया हूँ, बट हाँ मेरा क्योंकि जो मेरे साथ मिलके जिन्होंने किया था ना, हम उनके साथ एक बात कर रहे कि कैसे करें आगे, कैसे बढ़े, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, इतने परेशान हो गए हम लोग। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ सर। मैं आपकी बात वापस सुनूंगा। मेरे साथ अशोक भी लगातार बने हुए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है अशोक जी, तो सवाल मैंने आपसे पूछा था, आपने कहां पर इन्वेस्ट किया, आपसे क्या वादा किया गया था और अभी क्या हो रहा है? तो जी हमें 2018 के आसपास हमने और हमारे बड़े भैया ने M3M में इन्वेस्ट किया था प्रॉपर्टी में। 2021 के आसपास हमें इसका पोजेशन मिल गया था। 2022-23 के आसपास इन्होंने इलीगली दीवारें तोड़ दी हैं और स्क्वायर यार्ड नामक किसी कंपनी को लीज पे दे दिया गया है। लीगल ओनर हम है, पर हमें कुछ नहीं मिल रहा। स्क्वायर यार्ड और इनका कोई अग्रीमेंट भी नहीं है। जब स्क्वायर यार्ड से हमारी बातें हो रही थी तो हमें पता चला कि स्क्वायर यार्ड रेंट दे रहा है। अगर स्क्वायर यार्ड रेंट दे रहा है पर हमें रेंट नहीं मिल रहा है, तो आप ही बताइए, किसी की भी प्रॉपर्टी लीगल ओनर हमें किसी को भी दी जा रही है, रेंट वो ही लिए जा रहे हैं, तो ये सरासर गुंडागर्दी नहीं हुई सर? ठीक है,
बिल्कुल यही पॉइंट मैं उठाऊंगा। मेरे साथ राव सर भी जुड़ चुके हैं। संदीप जी मैं आपके पास आ गया। संदीप जी आप तो लगातार मेरे साथ इस मुहिम में जुड़े रहे हैं। राव सर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। नमस्ते राव सर, आपको भी आऊंगा आपके पास। लेकिन संदीप सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप देखिए लोग हैरान हैं, परेशान हैं, बोल रहे हैं कि सीधा सीधा गुंडागर्दी है, पुलिस के पास भी जा रहे हैं, रेरा के पास भी जा रहे हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूजन है इन लोगों के मन में, करें तो करें क्या? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं भारत एक्सप्रेस की टीम को बधाई देता हूं कि इन लोगों की दुख दर्द को आपने अपना दुख दर्द समझ करके इस मुद्दे को उठाया। नहीं तो जो रियल एस्टेट डेवलपर है, सही मायने में कहें तो दो लोगों की कृपा रियल एस्टेट के ऊपर होती है, एक पुलिस, दूसरी अथॉरिटी और तीसरी जो है राजनीतिक संरक्षण। ये तीनों इनको प्राप्त होता है। कोई भी बिल्डर अगर देश के कानून को नहीं मानता है, मीडिया को नहीं मानता है, अदालत का खौफ नहीं होता है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो होता है राजनीतिक संरक्षण और जो पुलिस का संरक्षण, और तीसरी बात कहें जो अथॉरिटी जिसके अंदर वो काम कर रहे होते हैं। क्योंकि इतनी मोटी रकम जो है रिश्वत पहुंचाते हैं, साफ साफ मैं कहूं, किसी भी अथॉरिटी का नाम ले लीजिए, मैं क्षेत्र सीधे स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूं, लेकिन दिल्ली एनसीआर के पास सारी अथॉरिटी जितनी भी हैं, वहां पे मोटी रकम बाबू से लेकर के बड़े अधिकारी तक सभी को पहुंचाते हैं बिल्डर। दीपावली दशहरे पे अच्छे अच्छे गिफ्ट के आइटम पहुंचाए जाते हैं। ये इनको मुंह बंद रखने के लिए और जनता की कंप्लेंट पे सुनवाई न करने के लिए। मुंह भी बंद रखना है, कान भी बंद करने हैं, आंखें भी बंद रखनी है। ये व्यवस्थाएं बदलेंगी तो बदलेंगी कैसी? सवाल मूल यही आ जाता है। संदीप सर मैं वापस आऊंगा। राव सर आप भी अपना ओपनिंग रिमार्क दे दीजिए। आप तो शुरुआती दौर से हमारे साथ इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े, और जब आप जैसा फेस आता है तो इन लोगों को भी लगता है, या दूसरे पीड़ित जो कैमरा पर नहीं आ रहे हैं उनको भी लगता है कि भैया ये लोग अगर कुछ बात रख रहे हैं तो कुछ यहां से सकारात्मक निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। योर ओपनिंग रिमार्क सर। या रोहित जी बिल्कुल, ये जो बिल्डर्स का गोरख धंधा है इसको ब्रेक करने के लिए इन सब की मुहिम जो आपने चला रखी है, और ये सारे कंप्लेनेंट जितने भी हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनको मिलकर सारा कुछ करना पड़ेगा। और रेरा के साथ में जैसे अभी मिश्रा जी कह रहे थे, हो सकता है अथॉरिटी इसमें कार्रवाई नहीं कर रही हो, इसमें भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं, और पुलिस का भी हो सकता है इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि मैं ओपनली कह रहा हूँ। लेकिन साथ साथ पॉलिटिकल प्रोटेक्शन इन लोगों को जो होता है ना, वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस, लोकल वहाँ के, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उनके बलबूते पर ये कुछ भी करा सकते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल आदमी है, वो पुलिस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है और अथॉरिटीज को भी कर सकता है। तो मेन इनका जो करने वाला है वो पॉलिटिकल अथॉरिटीज हैं, पॉलिटिकल बॉसेज होते हैं उनके, जिनको बहुत अच्छी हेफ्टी अमाउंट ये देते होंगे। देते हैं कि नहीं देते वो नहीं कह सकता, लेकिन डेफिनेटली उनका प्रोटेक्शन होता है, उसी वजह से ये नहीं। और इन्हीं लूपहोल्स को भरने की बात तो हम लगातार कर रहे हैं। आप इतने वक्त तक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, संदीप सर, मिताली जी, देवनाथ जी, लगातार आप लोग ग्राउंड पर रहते हैं, और इन्हीं लूपहोल्स को भरने की बात किससे इस तरीके के बहुत सारे हैं। मिताली जी, लगातार मैं रिपोर्ट्स खंगाल रहा था, M3M से जुड़ी हुई कई चीजों को पढ़ रहा था, तो कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स मेरे सामने आई कि भैया ईडी ने भी इसमें कार्रवाई की है, रेरा इसमें कार्रवाई कर रहा है, कई जुर्माना लगाया है, एनवायरनमेंट को लेकर जो एनजीटी के भी कई जो प्रोटोकॉल्स थे उनको भी फॉलो नहीं किया जा रहा था, स्वयं मोटो उसमें लिया गया। तो ये सारी चीजें एक तरफ चल रही हैं, दूसरी तरफ हौसले अभी भी बुलंद। देखिए रोहित, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताती हूँ। एच रेरा ने सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इनके ऊपर 50 लाख का फाइन जो है वो इम्पोज किया था। इन्होंने जो है ग्रैब 4 की वॉयलेशन करी थी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इनकी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग। आप ये देखिए, कई चीजें धरातल पे है नहीं, कई चीजों में इन्होंने पहले लोगों को लुभावने ऑफर्स दिए, अब बड़े बड़े सपने दिखाए और लोगों ने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट के बाद भी जो है जब पोजेशन का टाइम आता है तो ये लोगों को वो चीज नहीं देते हैं। लोग बैठे हैं, इन्होंने वही प्रॉपर्टी जो है रेंट पे चढ़ा दी है, वहां पर जो है अलग तरीके से कंस्ट्रक्शन कर दिया, कई लोगों का बेवकूफ बनाकर जीपीए साइन कराकर फिर उन्होंने रजिस्ट्री करा दी। तो ये तमाम तरह का झोलमोल देखने को मिलता है। और यहां पर एक बहुत बड़ी बात आती है रोहित, कि जैसे कहा जाता है कितना ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है ये। जब कुछ वेतन भोगी लोग सेवक लालच में आ जाते हैं और कुछ धन पशुओं के साथ जब वो हाथ मिला लेते हैं, तभी इस तरीके के स्कैम्स जो है उत्पन्न होते हैं, ऐसे स्कैम्स का जन्म होता है। तो इसके लिए जो है हमें, ठीक है, बिल्डर्स पे तो शिकंजा के साथ जाना चाहिए, जिसके लिए अभी जब ईडी की रेड पड़ी थी तो उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी 60 करोड़ की लग्जरी गाड़ियां मिली हैं। 300 करोड़ से भी ज्यादा ऊपर की जो है प्रॉपर्टीज को जब्त किया गया। हरियाणा में, दिल्ली में मुकदमे, हर जगह मुकदमे हैं। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट चीजें, और आप जिस घालमेल का बात कर रहे हैं ना, उसका एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए
भारत एक्सप्रेस कह रहा है कि ये सीरीज भी जारी रहेगी और हम ये आवाज उठाते रहेंगे। एक बार फिर से अशोक जी मैं आपके पास आ गया। मैं बार बार आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूं ना, क्योंकि जैसे हम M3M को लेकर कई तरह के रिपोर्ट चला रहे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह लोग मुझसे जुड़ भी रहे हैं। वो तो मुझसे कह रहे हैं कि मैं दिल्ली से NCR की तरफ निकल जाऊं, गुड़गांव की तरफ निकल जाऊं तो बड़े बड़े होर्डिंग्स मुझे नजर आते हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर कर रहे हैं। एक इमेज वो जानते हैं कि अब M3M का घपला जो है वो धीरे धीरे चीजें सामने आ रही हैं, लोगों से जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है वो सामने आ रहा है। अपनी इमेज धोना चाह रहे हैं क्या? हाँ, मुझे 100% लगता है अपनी इमेज धोना चाहते हैं सर। हम काफी समय से इनके ट्वीट्स करे जा रहे हैं, लोकल अथॉरिटीज को लिख रहे हैं, हम बहुत लोकल PM जी को लिख रहे हैं, CM जी को लिख रहे हैं, सबको लिख रहे हैं। ठीक है, हमने पुलिस में कितने केस दर्ज किए गए हैं, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रहा। हमने रेरा में ये डाला हुआ है, केस डाला हुआ है, हमने सिविल सूट डाले, अभी हम क्रिमिनल सूट डालेंगे, हम सब कर रहे हैं। इनकी ट्वीट्स हम देखते हैं, कभी कभी हमें ये फीलिंग आती है हमारे पैसे दे बाहर घूम रहे हैं। अपनी पोजीशनिंग सही कर रहे हैं लेकर डोनाल्ड ट्रंप की फोटो डाल के, पर अंदर से बहुत बहुत खराब है, मेरे हिसाब से स्थिति बहुत खराब है। और ऑब्वियसली आप अगर भारत एक्सप्रेस पर बैठे हैं ना, तो बहुत सारे लोग और भी देख रहे होंगे जो इन एडवर्टीजमेंट को देख देख कर सोच रहे होंगे कि हम भी इन्वेस्ट कर दें, हम भी अपना पैसा पे और इंटरेस्ट ले लें, फायदा कर लें, इन्वेस्टमेंट कर लें M3M में, तो वो लोग भी थोड़ा सतर्क हो जाएंगे। आप लोग कम से कम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। बाकी लगातार आपकी आवाज हम एजेंसीज के सामने रखने का काम तो कर ही रहे हैं। राव सर मैं आपके पास आ गया, फिर पंकज सर आपके पास आ रहा हूं। राव सर मैं बार बार क्योंकि जिस घालमेल का बात हम कर रहे हैं, जिस चीज का जिक्र संदीप जी ने किया, आप खुद भी कर रहे हैं, मिताली जी बता रही है क्योंकि खुद वो ग्राउंड पर भी रहती हैं, ये एक्सपोज हो पाएगा कभी कि नहीं हो पाएगा? दिल पर हाथ रख के बताइएगा सर चीजें। देखिए रोहित जी, कोई भी, मैं पॉजिटिव आदमी हूँ और कोई भी काम लगातार सतत प्रयत्न किया जाए तो उसका डेफिनेटली कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। हमें हताश नहीं होना चाहिए। जिस ढंग से जो विक्टिम्स की आवाज आप उठा रहे हैं और विक्टिम्स अपने आप भी एफर्ट्स कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं डेफिनेटली इनको कोई रिलीफ मिलेगा। और इसमें कभी भी कोई इसमें डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है और कंटिन्यूस करते रहना चाहिए। कितनी बार कोई मना करे, कितनी बार पुलिस नहीं एक्शन लेगी, कितनी बार कोई पॉलिटिशियंस बीच में आएंगे या कितनी बार कोई अथॉरिटीज इसमें नहीं करेंगी। जुर्माना अभी लगाया है, उस जुर्माने को पे करवाना जरूरी है। 50 लाख का जुर्माना जो अभी बता रही थी मिताली जी, तो इसको ये सब करना बहुत जरूरी है। और हर चीज के पीछे जिसे कहते हैं ना, लघु जागू से लागू अच्छा, तो मतलब लगे रहना चाहिए। वो आदमी कहीं ना कहीं सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। और इनको आप लोगों की सपोर्ट है, हमारी सपोर्ट है। पुलिस में कभी भी कहीं कोई जरूरत हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भी कोई जो भी मदद हो पाएगी डेफिनेटली इन विक्टिम्स की, गरीब लोगों का पैसा है उसको रिकवर कराने के लिए बिग थिंग राव सर, बिग थिंग। इसीलिए जब आप जैसे चेहरे आते हैं ना, बैठते हैं भारत एक्सप्रेस पर, तो हमें भी अच्छा लगता है, हम लोग भी मोटिवेट होते हैं। संदीप जी मैं आपके पास आ गया। संदीप जी देखिए, कल भी मेरे साथ काफी लोग जुड़े हुए थे। हम तो लगातार इस सीरीज पर बने हुए हैं, छोड़ेंगे नहीं। जब तक आवाज मुखरता से उठती रहेगी हम लोग उठाते रहेंगे। जब तक अपना जो हमारा काम है, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर अगर मीडिया है, तो वो जिम्मेदारी हम निभाएंगे। भारत एक्सप्रेस सत्य साथ समर्पण के साथ रहेगा, उसमें हम इनका साथ हमेशा देंगे। लेकिन संदीप जी आप जैसे लोग जुड़ते हैं तो और अच्छा लगता है। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, कई बार जो आम लोग हैं वो फंस जाता है, पुलिस के पास जाता है, वहां से हटवा दिया, रेरा के पास जाता है। कल एक बुजुर्ग बैठे हुए थे मेरे साथ, वो भी पीड़ित है। उन्होंने कहा कि मैं रेरा के ऑफिस में गया, मुझे कहा ऑनलाइन करो, मैं ऑनलाइन नहीं कर पाया, मुझे वहां से हटा दिया गया। तो ये चीजें भी तो बदलाव होनी चाहिए अब। देखिए रोहित भाई, आप जब एक अच्छे कॉज के लिए खड़े होते हैं ना, तो अच्छे लोग भी आपके साथ खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि एल.एन. राव साहब जैसे अधिकारी आपके सामने क्या कह रहे हैं, मेरे से अगर कुछ हो पाएगा तो मैं खड़ा होऊंगा। तो आपके सामने एक मामूली अधिवक्ता भी कह रहा है कि अगर कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो मैं भी आपके साथ खड़ा होऊंगा और आपके पास जितनी भी कंप्लेन आएंगी उसके लिए मैं निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट खड़ा होने के लिए तैयार हूं। जहां आप कहें, जिस ऑफिस पे कहें, मैं चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपको न्याय मिलना चाहिए और एक खौफ होना चाहिए कि लोग जब खड़े हो जाएंगे हमारे खिलाफ तो फिर हमें मुश्किल होगी। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जब मीडिया नहीं इनकी बात सुनता है, जब अदालत बात नहीं सुनती है, और हर जगह देखिए भ्रष्टाचार तो सभी जगह है, तो कभी कभी इम्पैक्ट फीचर देकर के चुप करा दिया जाता है। तो इम्पैक्ट फीचर वाला गुण भी इन सभी चीजों के चलते अगर एक चैनल इनके लिए खड़ा हो रहा है, खुल के पंगा ले रहा है, भाई मैं तो कह रहा हूं पंगा ले रहा है, और आपको देवदूत के रूप में 2 पीड़ित मिले हैं कैमरे के सामने बोलने के लिए। पीड़ित तो बहुत हैं, लेकिन कैमरे पर आकर के अपनी सुरक्षा को दांव पे लगा करके
लोगों के लिए बोलने वाले उठे हैं, तो इनके पीछे 100, 200, 400 लोगों का दुख दर्द है जी। तो इन लोगों ने अगर हिम्मत की है तो मेरे जैसा अधिवक्ता, ऑब्वियसली सर, दिस इज अ बिग थिंग और ये पॉजिटिव चीज है। पंकज सर, अशोक जी आप लोग जुड़ रहे हैं और मैंने तो पहले दिन भी कहा था कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो आप लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं ना सिर्फ अपने अधिकारों के लिए, बल्कि जो दूसरे लोग होंगे उनको भी आप किसी ना किसी फ्रॉड से, किसी ना किसी माध्यम से आप उनको बचा रहे हैं। हमने M3M के तमाम पदाधिकारियों को मेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए कई सवाल भी भेजे, उनसे कई सवाल पूछे, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। रिप्लाई का इंतजार है। मेरे साथ जो जबरदस्त पैनल जुड़ा हुआ है उसके पास मैं आपको एक बार फिर से लिए चलता हूं। लगातार आपने देखा मेरे साथ संदीप जी हैं, मेरे साथ राव सर हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फेसेस जिन्होंने एक बड़ी घोषणा यहां से की और वाकई सर ने कहा, संदीप जी ने कहा कि देवदूत, इन लोगों को आप में वो दूत नजर आ रहा होगा कि चलिए इनकी इस लड़ाई में अब आप दोनों का भी समर्थन इनको है। मैं एक बार पंकज सोनी जी के पास जा रहा हूं, फिर मिताली जी आपके पास आ रहा हूं। पंकज जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, अब आप लीगली इस लड़ाई को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि भारत एक्सप्रेस आपकी आवाज तो उठा रहा है लेकिन आपको भी आगे बढ़ना होगा और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, जो ये पूछ रहे हैं कि बड़ी संख्या में आप लोग लगातार M3M के खिलाफ आवाज मुखर कर रहे हैं। कोई आपके प्रशासनिक बंदे ने, कोई नुमाइंदे ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े किसी नुमाइंदे ने जो आपका प्रतिनिधित्व करने की बात करते हैं, आपके पास पहुंचे, कुछ सुनवाई की, आपका दर्द जानना चाहा, नहीं चाहा? सर, हम तो हमारे तरफ से जितना भी कोशिश कर पाए, वहाँ पर का पुलिस सेक्टर 65 के वहाँ पर पुलिस स्टेशन में गए, कुछ नहीं हुआ। ये जो एच रेरा होता है उधर कंप्लेन किया, कुछ नहीं हुआ। आपका सिविल सूट भी फाइल किया हुआ है बिल्डर के ऊपर, लेकिन उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा सर। हम 6-8 महीने से अटके हुए, हम खुद हमारे ऑफिस में नहीं जा सकते। वहां पर उन्होंने बाउंसर्स बिठा के रखे कि हम अंदर जा ही नहीं सकते दिखने। बताइए मिताली जी, सुना आपने, एक तरफ एजेंसीज तो काम कर ही रही हैं, दूसरी तरफ इन लोगों को मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इनको वार्निंग दी जाती है, इन लोगों को धमकी दी जाती है कि क्या करोगे। हमें सब पता है आपके बूढ़े माँ बाप कब बाहर जाते हैं, कब वॉक पर जाते हैं, आपके बच्चे कब स्कूल पर जाते हैं। तो मतलब एक तरह से पूरी रेकी की जा रही है। यहाँ पर मेरा एक सवाल रहेगा, जवाब देने की जगह मैं संदीप जी से ये सवाल करना चाहूंगी। सर देखिए, आम जनता को कई बार कानून के बारे में उतना ज्ञान नहीं होता, जैसे उनको गाइड किया जाता है उस तरीके से वो आगे की कार्रवाई को अंजाम देते हैं। लेकिन आप कानून के ज्ञाता हैं, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, भारत एक्सप्रेस के माध्यम से इन सभी पीड़ितों को आप क्या रेमेडी देंगे? क्योंकि इतने सारे ग्रीवियंस हैं, लोगों ने कोर्ट में भी मामले डाले हुए हैं, यहाँ पर बात आ जाती है सुप्रीम कोर्ट से इसको बेल भी मिली हुई है। तो अब आगे की किस तरीके की कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए कि एजेंसी ईडी एक्टिवेट हो जाए? अभी जो नेक्स्ट डेट है उस पर किस तरीके के ऐसे लीगल रेमेडीज को ऑप्ट करना चाहिए इन विक्टिम्स को कि इन लोगों को राहत मिल सके और ये दोबारा किसी का इस तरीके से बेवकूफ ना बना पाए और कोर्ट का जो रवैया है वो इनके प्रति सख्त हो जाए? देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं जी। आप कितने भी अच्छे कसाई हों जी, उदाहरण दे रहा हूं, थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन अगर आपको 100 बकरियां या बकरे जो है आपके सामने 100 बकरे आ जाए एक साथ, तो आप क्या उनको काट सकते हैं? नहीं काट सकते। आपको एक जगह रखना पड़ता, एक ले आते हैं, एक को काटते हैं। तो जब संघे शक्ति कलियुगे शब्द का प्रयोग होता है, संगठन में शक्ति है। आप 2-2 लोग रेरा में जा रहे हो, 4-4 लोग रेरा में जा रहे हो, जब आप 100-150 लोग इकट्ठे रेरा में जाओगे, डे टू डे हियरिंग पे भारत एक्सप्रेस का कैमरा पूछेगा आज रेरा में क्या हुआ, तो रेरा के अथॉरिटी में बैठे हुए अधिकारियों के ऊपर भी दबाव बनेगा कि भाई 150 पिटिशनर का आज मैटर लगा हुआ था, 1500 पिटिशनर का मैटर लगा हुआ था, आज इसमें क्या हुआ। तो जब अदालत के ऊपर भी इस बात की, देखिए सबसे बड़ी जवाबदेही लोकतंत्र में किसके प्रति है? आपकी, मीडिया के प्रति, अखबार वालों के प्रति। क्यों? क्योंकि यही एक लोकतंत्र में जनमत का निर्माण करते हैं। तो जब आप 2 लोग पहुंचेंगे तो क्या आप बताइए कोई मीडिया वाला कवर करने जाएगा? क्योंकि 2-2 लोग तो हर रोज पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस दिन 150 लोग पहुंचेंगे, जिस दिन 200 लोग पहुंचेंगे, लोगों के अंदर कौतूहल बच जाएगा, अरे भाई इतने लोग किस लिए जा रहे हैं। चलिए, क्योंकि इसीलिए ये कोई बहस नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ सार्थक चर्चा चल रहे हैं, यहाँ से कुछ सकारात्मक निकल कर आए, हम लोग यही चाह रहे हैं। जल्दी से देवनाथ में आपके पास आ गया, यहाँ पर जिक्र किया गया कि बड़ी संख्या में मीडिया भी होना चाहिए। आप तो खुद ग्राउंड पर थे, मैं तो आपकी रिपोर्ट्स में देख रहा था कि आपकी वीडियो बना रहे थे, आपको कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहे थे, आपको दबाने की कोशिश कर रहे थे।
रोहित, कुछ सवाल ऐसे हैं जो मन में कौंधते हैं। जब हम सड़क पर निकलते हैं और हम हेलमेट नहीं लगाते हैं, हमारा तुरंत चालान हो जाता है। हम गाड़ी को जैसे ही जेब्रा लाइन से आगे बढ़ाते हैं, हमारा चालान हो जाता है। यानी सब कुछ एक्टिवेट है, हमको चालान भरना पड़ता है, हम उससे बच नहीं सकते। लेकिन सवाल इस बात का है कि ऐसे बिल्डर रातों रात कैसे पनप जाते हैं और पनपने के बाद देश के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आ जाते हैं। ये कौन सा धंधा है, ये कौन सी तरकीब है जो हम सब नहीं जान पाते? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जो सवाल आपका है, जी हाँ, ये सच है कि लोग दहशत में हैं, लोग परेशान हैं, लोग अपनी आवाज़ उठाने में कतरा रहे हैं। लेकिन इसीलिए तो ये है मंच कि यहाँ पर आएँ, अपनी बात रखें, और लोग आने लगे हैं। हमारे पास जो हमारा हेल्पलाइन में उस पर सैकड़ों लोग मैसेज कर रहे हैं, अपनी बातें रखें। जाहिर सी बात है कि जो लोग अपने घरों में थे अब धीरे धीरे निकलने लगे हैं। लेकिन इसके आगे की बात, सवाल इस बात का है कि जिस सिस्टम ने इनको न्याय नहीं दिया है उस पर भरोसा बहुत हद तक करना मुश्किल है। ये धीरे धीरे विश्वास आ रहा है, क्योंकि इसी सिस्टम ने एक जज को किस तरीके से बर्खास्त करना पड़ा, और ये भी आप देखिए कि रिश्वत लेकर के जमानत दी गई। तो जाहिर सी बात है कि सवाल बहुत सारे हैं। लेकिन आगे की बात यह है कि जो लोग सामने आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो दो पैनलिस्ट जिन्होंने कहा कि उनको कोई अगर जरूरत है तो हमसे सलाह ले सकते हैं, बहुत सकारात्मक बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी इसका स्वागत करता हूं। लेकिन आगे लड़ाई मुश्किल है, क्योंकि जिससे आप लड़ने जा रहे हैं, जिससे आप बात करने जा रहे हैं, जिसके खिलाफ आप बात कर रहे हैं, उसका जाल बहुत बड़ा है। क्योंकि जब मैं वहां पर शूट कर रहा तो चोरी से, चुपके से उनके लोग हमारा वीडियो बना रहे थे। वो हमको शायद ये बताना चाह रहे थे कि हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। कुछ गलत नहीं कर रहा, यहाँ पर भारत एक्सप्रेस कुछ गलत नहीं कर रहा। देवनाथ में वापस भी कल जब हम इस खबर को दिखाएंगे तो इसके आगे की श्रृंखला हम बताएंगे कि आखिर ये जो लोग शिकायत कर रहे हैं, हम एक तरफ नहीं देख रहे हैं। जिन लोगों ने शिकायत किया है, हमने तहकीकात की कि या सच में उनके घर में जाने के लिए रास्ता है या नहीं है। नहीं, मुझे याद है देवनाथ, आप तो लोगों से उल्टा सवाल भी पूछ रहे थे, कह रहे थे कहीं जानबूझ के आप M3M को टारगेट तो नहीं कर रहे। आप सारे डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे और इसीलिए आपकी जो रिपोर्ट्स आ रही है वो लोगों से जुड़ रही हैं। लोग इसीलिए इस मुहिम से जुड़ रहे हैं क्योंकि आप ग्राउंड पर उतर रहे हैं, मिताली जी ग्राउंड पर उतर रही हैं, पीड़ित लगातार हमारे साथ आ रहे हैं। राव सर जैसे फेसेस हमारे साथ बैठ रहे हैं। राव सर, मेरे को पता है कि आपको थोड़ा जाना है, लेकिन आपने स्पेशल इन्हीं लोगों के दर्द के लिए इतना वक्त निकाला लगातार, क्योंकि भारत एक्सप्रेस इस मुहिम को उठा रहा है। ग्राउंड रिपोर्टर्स हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मिताली जी से मैं अभी संवाद कर रहा था, कई सारी ऐसी चीजें थी जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी कि क्या वाकई ऐसा माहौल है। और मिताली जी के मन में सवाल आया कि मैं राव सर से बात करूंगी, तो मिताली जी प्लीज। राव सर, मेरा सवाल आपसे है, जब आज मैं धरातल पर गई, मैंने देखा हकीकत बिल्कुल अलग थी। जो पीड़ित था वो पीड़ित ही दिख रहा था, क्योंकि उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। और ये आप भी जानेंगे, जब आप डीसीपीशिप में थे, हम तब आपसे भी हमने कई बार इंटरेक्शन करा है। अधीनस्थ कई बारी जो है कहना नहीं मानते हैं, और उनका जो है बड़ा बेअदबी का और बेरुखी का रवैया रहता है। और यहाँ पर अक्सर देखा जाता है जब कोई पॉलिटिकल कॉल आता है या कोई प्रेशर आता है किसी तरह से, तो इमीडिएट एक्शन देखने को मिलता है। आप मुझे ये बताइए, इतनी गंभीर समस्या चल रही है, लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकरण की भी प्रक्रिया हो गई है, अब वो आम जनता जो पीड़ित है वो किस तरीके से रेमेडी को सीख करे? जी मिताली जी, शायद आप ये हरियाणा पुलिस की बात कर रहे हो, हरियाणा के एरिया की बात कर रहे हो ना? जी जी। मैं दिल्ली और हरियाणा का थोड़ा फर्क समझा देता हूँ पुलिस का। दिल्ली में कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता, और हरियाणा में डेफिनेटली, हरियाणा में नहीं, किसी भी स्टेट में आप चले जाइए जहां पर पुलिस के ऊपर चीफ मिनिस्टर होता है, वहां पर पूरा का पूरा प्रभाव रहता है चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर का। तो एक तो ये फर्क समझ लीजिए। और जहां पर अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर, जैसे आप कह रहे हो ग्राउंड पे आपने बात की, नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके कोई तो सीनियर ऑफिसर होंगे। मैं समझता हूँ जितने डीसीपी और दूसरे ज्वाइंट सीपी, अगर गुड़गांव में तो कमिश्नर सिस्टम है, वहां पर वो होंगे, उनसे मिलिए, कमिश्नर से मिलिए। आप एक जगह मत रुकिए, अपने पीड़ितों को बताइए कि एक जगह अगर सुनवाई नहीं होती तो कई जगह लेयर होती हैं। संदीप जी ने जैसे बताया कि आप एक बार बल्क में जाके बात करिए। दूसरा, मैं पंकज जी की बात में बात करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि हमने सिविल केस भी डाल रखे हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम पुलिस के लिए आती है, जिस मामले में अगर सिविल केस डल चुका है तो वहाँ पुलिस को डेफिनेटली कोई ना कोई हथियार मिल जाता है। यानी वो कहेंगे जी हम क्या करें जी, पुलिस सिविल केस आपने कर रखा है, तो वहां पर उसको सिविल मैटर समझ के पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती है। तो मैं समझता हूं कि कोई भी अगर विक्टिम और क्रिमिनल केस होता है तो
प्रेफर करें क्रिमिनल ठीक है। कंप्लेंट की, और क्रिमिनल केस की। ये ऐसी सिविल केस टेक्निकलिटीज बाद चीज में है ना, जाए। आम लोग इसको नहीं जानते होंगे, और इसीलिए राव सर जब आप बोल रहे हैं तो यहाँ पर अशोक जी भी मुस्कुरा रहे हैं, पंकज जी भी मुस्कुरा रहे हैं। अशोक सर मैं आपके पास आ गया। अशोक सर मैं समझ सकता हूं, मैं आपसे बात कर रहा था ना, तो कल हमारे साथ दूसरे पीड़ित जुड़े हुए थे, आज आप जुड़े हुए हैं। कल मैंने भी इसी बात को सोचा कि भैया यही सवाल तो मेरे मन में भी आ रहा है। मैं भी अगर सोचूं कि दिल्ली एनसीआर में छोटा सा आशियाना ले लूं तो सबसे पहले मैं सर्च करूं तो टॉप 10 में M3M का भी नाम आएगा, बड़े बड़े बैनर पोस्टर में देखूंगा। आप लंबे वक्त से झेल रहे हैं, मैं तो आम भाषा में, दिल्ली की भाषा में कहूं कि आप लंबे वक्त से झेल रहे हैं, और मुझे ये भी पता चला है कि स्ट्रेस की वजह से आपकी तबीयत भी काफी नासाज रहती है। हाँ जी रोहित जी, अगर समझे, मैं बहुत स्ट्रेस होता है। आई एम सफरिंग फ्रॉम सोरासिस नाम की एक डिजीज होती है जी। अगर आप किसी डॉक्टर से पूछें, ये ऑटो इम्यून होती है। जितना आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है उतना ये आपका पेन पॉइंट बढ़ता रहता है। अगर मैं दिखाना नहीं चाहता, पूरे शरीर पे है। अगर मैं अपना सर आगे लूंगा ना, आपको यहाँ पे खून दिख जाएगा सर के ऊपर, समझ सकता हूं सर, यहाँ पर दिख जाएगा खून। तो जितना स्ट्रेस होता है उतना ये और बढ़ते रहता है, और ऊपर वाले को स्ट्रेस समझता नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? आप जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत हेल्पलेस सी फीलिंग है, कुछ किया नहीं जा सकता, हेल्पलेस है। जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, मेरे माता की जिम्मेदारी है, अशोक जी मैं आपकी फैमिली की भावनाओं जिम्मेदारी को, है, इमोशंस को समझ सीनियर पा रहा हूं, सिटीजन लेकिन है। देखिए भारत एक्सप्रेस की तरफ से मैं ये एश्योर कर सकता हूं, मेरी टीम जो मेरे साथ बैठी है, और मैं अगर इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं तो ये मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है मिताली जी का, ये कॉन्फिडेंस है देवनाथ का, ये कॉन्फिडेंस है भारत एक्सप्रेस की मैनेजमेंट का, जिन्होंने हमें खुली छूट दे रखी है कि ये इस तरह के मुद्दे आप रोहित उठा सकते हैं, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं, कोई इसमें फिल्टर्स नहीं होता, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं खुद आई फील प्राउड कि मैं भारत एक्सप्रेस में काम करता हूँ, और आप जैसे लोगों की मैं आवाज़ बनने का कम से कम मैं प्रयास कर सकता हूं। अशोक जी मैं वापस आऊंगा आपके पास। मेरे साथ सोनी साहब भी जुड़े हुए हैं, देवनाथ भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देवनाथ कुछ कहना चाह रहे थे, देवनाथ प्लीज 40 सेकंड्स पे कंक्लूड कीजिएगा। देवनाथ जी। बिल्कुल, जैसा कि राव साहब कह रहे थे कि कंप्लेन को लेकर के, तो अगर मैं बताऊं कि सिविल सूट की बात है, तो इसमें किसानों का कहना था कि पुलिस ने उल्टे उनके खिलाफ मामला दर्ज किया, क्योंकि उनका कहना था कि भाई इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब बिल्डर की बात आती है तो सिस्टम बहुत एक्टिवेट हो जाता है, और ये सब लोग जानते हैं, बहुत व्यवहारिक है कि जो पीड़ित होता है उसकी बातें शायद कम सुनी जाती है। तो मैं जल्दी से सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि बिल्डर पर प्रेशर तो है, क्योंकि वो मैंने देखा है कि हमारी खबर के बाद तमाम यूट्यूबर्स को कौन आखिर कर रहा है, आखिर ऐसे यूट्यूबर्स की फौज तैयार हो रही है जो उनके खिलाफ पॉजिटिव खबरें चलानी शुरू कर दी। हमारे पास भी लिंक आ रहे हैं और लोग भेज रहे हैं कि नहीं बिल्डर बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों की बाइट्स की जा रही है। इसका मतलब ये है कि असर बहुत तगड़ा हो रहा है और परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। सोनी सर मैं आपके पास आ गया। सोनी सर यहाँ से आगे किस तरीके से आप बढ़ना चाह रहे हैं? मैं समझ सकता हूँ, एक मिडिल क्लास होने के नाते हम लोग सब मिडिल क्लास हैं, एक जगह हमने इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ पर पूरा पैसा फंसा हुआ है, ऑफिस भी जाना है, लीगल लड़ाई में भी पड़ना है, रेरा के दफ्तर भी जाना है, पुलिस थाने भी जाना है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि अभी आपको यहाँ से आगे क्या नज़र आ रहा है? कुछ नज़र आ रहा है? अभी तो यही है कि अगर कुछ मिल जाए डायरेक्टली, कोई जैसे अभी डीसीपीजी है और सुप्रीम कोर्ट ये भी है, संदीप जी, अगर कोई अच्छा रास्ता मिल जाए, क्योंकि हम तो सब कोशिश कर चुके हैं, हमारे हाथ में लग नहीं रहा है, कोई सही रास्ता मिल जाए जो हमें समझ सके और हमें हेल्प कर सके और हमें इस चंगुल से बाहर निकाल सके। क्योंकि अभी पैसा लीगली दे के सब डॉक्यूमेंट होने के बाद इतने खुलेआम से वो रेंट पे चढ़ा के उन्होंने वो पता नहीं कैश कलेक्ट कर रहे क्या कर रहे, हाँ। इतने आराम से कैसे इलीगल काम कर रहे पता नहीं। ये सवाल मैं संदीप जी के पास लेकर चलता हूँ। संदीप जी टेक्निकलिटीज को समझ। संदीप जी मुझे बताइए, इतना आसान है क्या? इन लोगों के नाम पर वो जमीन है, वो फ्लैट है, वहां पर एक बड़ी नाम की कंपनी आ जाती है, उसने जीएसटी नंबर भी ले रखा है उस जगह से, उसके भी तो कुछ नॉर्म्स होंगे कि आप जीएसटी नंबर किसी जगह का ले रहे हैं, कहीं पर दफ्तर। इतना आसान है क्या मैं भी खोल लूं कहीं पर दफ्तर किसी की जमीन पर? संदीप जी मैं अपनी बात कहूं, इसके पहले मैं कोरोबरेट कर दूं डीसीपी साहब की बात को कि सूट ऑफ सिविल नेचर फाइल है या सिविल मैटर फाइल है, यह एक ऐसा ग्राउंड हो जाता है जिसपे पुलिस हाथ खड़ा कर देती है। लेकिन बात जब यहाँ पे आ रही है, उसने रेंट पे उठा रखा है बिल्डर ने, इस चीज के एविडेंस मतलब है, और आपके एग्रीमेंट में कहीं ऐसा नहीं है कि बिल्डर को राइट है कि रेंट पे उठा सकता है। तो दिस इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और दिस इज अ क्रिमिनल केस। और आपके लिए एक छोटा सा काम मैं बता रहा हूं, एक पन्ने पे अपनी दरखास्त लिखिए, यही बात लिखिए, और अगर आपने कहीं से प्रूफ इकट्ठा कर लिया है कि उसने रेंट पे उठा रखे तो उसकी कॉपी लगाइए,
ठीक है, इलाके के एसीपी डीसीपी को बीसीसी सीसी करके मेल में डालिए और एक 25 रुपए की रजिस्ट्री भी इनके पते पे कर दीजिए। ठीक है, सारे लोग कर दीजिए। और जब आप लोग 100-150 लोग इकट्ठा हो जाइए, एक साथ हल्के का जो सीजीएम है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसके यहाँ आपका एक दरखास्त जाना चाहिए। ऑडियो आ रही है? क्लियर सर, क्लियर, लाउड एंड क्लियर। तो आप लोगों की एक दरखास्त अदालत में जानी चाहिए कि हम 100-150 लोग हैं जो चीटेड हैं और कोर्ट के डायरेक्शन से इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाए। क्योंकि जब कोर्ट के डायरेक्शन से एफआईआर दर्ज होती है, वहां पर पुलिस हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है बिल्डर के सामने कि भाई सीजीएम साहब की कोर्ट ने ऑर्डर किया है और इसलिए हम इसमें हमारी मजबूरी, हमको तो आपके खिलाफ एफआईआर करना ही पड़ेगा। या फिर वो बिल्डर भाग करके फिर हाई कोर्ट में जाएगा कि भाई, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिला जज के पास जाएगा कि इस रिवीजन में डाला जाए। तो जब आप ग्रुप में जाएंगे किसी मैटर में, तो आपकी आवाज इंडिविजुअली टारगेट नहीं किए जाओगे। अगर अशोक जी अकेले एक मैटर फाइल करेंगे तो हो सकता है अशोक जी के व्हाट्सएप कॉल आए कि भाई तुमने कैसे केस डाल दिया इस बड़े बिल्डर के खिलाफ, इनको धमकाया भी जाए। लेकिन जहां 150, 200 लोग, 300 लोग होंगे, वहां पर संभव नहीं है सबको धमकाना। और अगर धमकाते हैं तो यह आरोप बिल्डर लगा सकता है। पहले अगर इंडिविजुअल केस है तो बिल्डर आपसे कह सकता है कोर्ट में जाकर के कि इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, लेकिन कोर्ट इस बात को नहीं मानेगी कि 300 लोगों ने आपके खिलाफ बदतमीजी की। या फर्जी केस नहीं बना सकती कि 300 लोग आ गए धमकाने के लिए बाउंसर होने के बावजूद M3M के ऑफिस में। ये बातें सुनने में बहुत सिंपल लग सकती है संदीप जी, लेकिन अगर इस तरीके से इस मनोभाव में कोई हो ना, जिसमें अभी अशोक जी हैं जो अपने सर का मुझे दिखा रहे थे कि वहां पर खून कैसे जमा है, या फिर सोनी साहब हो, इनके लिए बातें यकीन मानिए किसी अमृत से कम नहीं है। और इसीलिए आप लोगों को हम जोड़ते हैं। राव सर भी है मेरे साथ। मिताली जी, मैं एक बार आपसे भी जानना चाहूंगा, फिर राव सर कंक्लूड आप ही करेंगे। राव सर, मैं जान रहा हूं कंक्लूड आप ही करेंगे। एक छोटा सा रिएक्शन मिताली जी से ले रहा हूं। मिताली जी, मुझे ये बताइए, अब एजेंसीज तो काम कर रही है, जो मैं कम से कम रिपोर्ट्स में देख रहा हूं, आपने भी जिक्र किया एनजीटी के कई नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया तो स्वयं मोटो ले लिया गया। डर नहीं है कि बावजूद इसके तिहाड़ तक हो आए हैं, बावजूद इसके डर नहीं है? इमेज पॉलिशिंग में लगे हुए हैं, ट्रंप के साथ तस्वीरें वायरल करवा रहे हैं, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट लगे हुए हैं दिल्ली एनसीआर में, मतलब डर नहीं है कानूनों का? देखिए, डर की क्या बात करूं मैं यहाँ पर। मैं तो यही कहूंगी कि ट्रेड सीखने से पहले इन्होंने ट्रिक्स ऑफ ट्रेड सीख ली है, और शायद कानून भी इतना ये पढ़ चुके कि किस तरीके से जो एक एक्यूज्ड है वो रेमेडी ले सकता है। तो उसी रेमेडी को ये सीख करके आगे से आगे जो है अपने इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं। सिविल सूट की भी अभी बात हो रही थी, लेकिन बाउंसर खड़ा कर देना और जबरन जो है उनकी प्रॉपर्टी पे उनको नहीं जाने देना, ये भी अपने आप में एक ऑफेंस है। तो यहां पर आ जाता है कि खाली हम इसी चीज पर नहीं रुक सकते कि सिविल सूट फाइल हो रखा है, आप क्रिमिनल हरकतें भी तो कर रहे हैं। और रोहित, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कई लोग इतने खौफजदा हैं यहां पर कि वो कैमरे के आगे बोलने को तैयार नहीं है। बहरहाल, भारत एक्सप्रेस इस मुहिम पे आगे लगा हुआ है, क्राइम टीम जो है वो ऑन ग्राउंड है। अभी तो परत दर परत ना जाने कितनी चीजें खुलने वाली हैं, और अभी जो नेक्स्ट डेट आएगी उस पर देखना कि क्या होगा। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है, भारत एक्सप्रेस उनके साथ है, पैनल उनके साथ है, तो सत्य का खुलासा होके रहेगा। और अब जो पब्लिक की आवाज है वो कानून के दरवाजे तक जाएगी। और अब इस चीज में जैसे एच रेरा ने जो है सो मोटो कॉग्निजेंस लेके 50 लाख का जुर्माना लगाया है, ईडी ने जो है छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति जो है जब्त करी है, 60 करोड़ की लग्जरी गाड़ियां जब्त करी है। आने वाले दिनों में मैं आपको बता रही हूं, जिस तरीके से फैक्ट्स ऑफ फाइंडिंग्स भारत एक्सप्रेस के पास आ रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत बड़े सनसनीखेज खुलासे हो सकते हैं, जिससे आम जनता को राहत मिल सकती है। और इसी के लिए तो हम ये तमाम चीजें उठा रहे हैं, ये मुहिम उठा रहे हैं। राव सर, प्लीज कंक्लूड कर दीजिए। राव सर, देखिए रोहित जी, ये जो आपकी मुहिम है कंटिन्यू रहनी चाहिए, इससे लोगों को जुड़ जाएंगे। और मैं समझता हूँ जैसे अशोक जी और पंकज जी हैं, इस प्रकार के कई लोगों को बना के एक यूनियन बना लेनी चाहिए, ताकि और उनका एक जैसे वेलफेयर एसोसिएशन टाइप जैसे बन जाए, विक्टिम्स एसोसिएशन, M31 विक्टिम्स एसोसिएशन बन जाए, और वो ज्वाइंटली काम करें, ताकि इनका पैसा भी कम खर्च होगा और उसका प्रभाव, जैसे संदीप जी ने कहा, उसका प्रभाव भी इफेक्टिव होगा, और उसमें करें। लेकिन एक जो संदीप जी बता रहे थे मुकदमा दर्ज करने की बात है, क्रिमिनल केस तो ऑलरेडी, अगर ये तिहाड़ जेल में जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से इनकी जमानत हो चुकी है, इसका मतलब क्रिमिनल केस तो दर्ज हो गया, लेकिन शायद 1 या 2 हुए होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ अगर जितने ज्यादा लोग इसमें ज्यादा इन्वॉल्व, जितने विक्टिम होंगे, हर एक विक्टिम का अलग से केस दर्ज हो सकता है, वो करना चाहिए, ताकि उनके ऊपर प्रेशर बने, और उस
प्रेशर बनने के बाद में ये सारी उनकी जो विक्टिम्स का है उसका वो सोचने लगे कि हाँ उनके साथ में उनको न्याय करना चाहिए। राव सर, पार्ट 4 है आज, 3 सीरीज से पहले की हर बार आप मेरे साथ जुड़े और यकीन मानिए आज कम से कम मैं इस बात पे खुश हूं कि अगर M3M महकमे में हड़कंप मचा हुआ है तो दूसरी तरफ राव साहब, संदीप मिश्रा जैसे लोग हैं जो कि खुलेआम टीवी पर आकर सिर्फ अपना चेहरा नहीं चमकाते बल्कि आम लोगों की आवाज बनने के लिए एफर्ट्स भी लगाते हैं। मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं। बहुत धन्यवाद राव सर, आप जुड़े मेरे साथ, थैंक यू सो मच। संदीप जी आप जुड़े मेरे साथ, पंकज जी थैंक यू सो मच आप जुड़े मेरे साथ, अशोक थैंक यू सो मच। आगे भी हमारी ये मुहिम जारी रहेगी, ये मैं इंश्योर कर सकता हूं। मिताली जी थैंक यू, आप और आपकी पूरी टीम लगातार ग्राउंड पर काम कर ही रही है। देवनाथ थैंक यू सो मच, लोगों की आवाज आप जिस तरीके से उठा रहे हैं ना, यकीन मानिए यही सबसे बड़ी यूएसपी है भारत एक्सप्रेस की। बहुत धन्यवाद। भारत एक्सप्रेस M3M बिल्डर की काली करतूतों को एक एक कर देश के सामने रख रहा है। इस माफिया बिल्डर की गुंडागर्दी की जड़ें 2009 से पहले की कांग्रेस सरकार के शासनकाल से शुरू होती है। तब बाकी लुटेरे बिल्डरों के साथ M3M ने मिलकर सरकार से बड़ी साठगांठ की। पहले गुरुग्राम के कई गांवों में एक षड्यंत्र के तहत अधिग्रहण की अफवाहों को फैलाया, भोले भाले किसानों को डराया, धमकाया और बताया गया कि हरियाणा सरकार बेहद कम दामों में उनकी जमीन का अधिग्रहण करने जा रही है। इसके बाद भ्रष्ट अधिकारियों और माफिया बिल्डरों ने किसानों को डरा धमकाकर उनकी जमीनों को खरीदना शुरू किया। किसानों से खेती की जमीन खरीदने में भी नियमों को बड़े पैमाने पर ताक पर रखा गया। तत्कालीन सरकारी मशीनरी और बिल्डर संगठित होकर गुरुग्राम की हजारों एकड़ जमीन को मनमाने दामों पर खरीदते चले गए। लेकिन इसके बाद वो दौर भी आया जब किसानों की अपील पर सीबीआई से लेकर ईडी तक ने M3M और इसके जैसे गुंडागर्दी पर उतारू बिल्डरों पर शिकंजा कसना शुरू किया। आप देखिए गुरुग्राम के उल्लावास गांव के निवासी खुद लूट के इस इतिहास को अपनी जुबानी बयां कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला। जब वेतन भोगी लोक सेवक और धन पशु आपस में हाथ मिला लेते हैं तब पैदा होता है स्कैम। आज मैं मौजूद हूं गुड़गांव में और यहां पर किस तरीके से स्कैम को, बड़े बड़े स्कैम्स को अंजाम दिया गया और किस तरीके से यहां की भोली भाली जनता को ठगा गया, बेवकूफ़ बनाया गया जीपीए के नाम पे और किस तरीके से बड़ी होशियारी और चालाकी से रजिस्ट्रियां अपने नाम करा ली बिल्डर्स ने। परत दर परत आपके आगे मैं रखूंगी सच्चाई। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर एडवोकेट साहब। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इतना बड़ा स्कैम, अगर मैं M3M का नाम लूँ या किसी भी बिल्डर्स का, ठगी जाती है आम जनता, इस बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है? शुरुआत ऐसे हुई थी कि उल्लावास गांव सेक्टर 62 के अंदर स्थित है। यहाँ पे जो हमारे लैंड ओनर्स की ज़मीनें थी जी 2009 से पहले जो कीमत हुआ करती थी, जब वो कीमत बिल्डरों से नहीं ली जा पा रही थी और एक नया एजेंडा तैयार किया कि कैसे ज़मींदारों से ये ज़मीन हड़पी जा सकती है जी। इसको अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने धारा 9 का एक नोटिफिकेशन जारी कराया 2 जून 2009 को जी। अब क्योंकि भोली भाली जनता है, कुछ बेचारे अनपढ़ भी रहे और कुछ दबाव में भी जी। उन्होंने ये सोच के कि जो हमारी सरकारी कीमत है वो बहुत कम है, जो बिल्डर दे रहा था वो बहुत अच्छी दे रहा था, उन दोनों का रास्ता ब्लॉक होता जा रहा था। तो उन्होंने ये प्लान किया कि कहीं एक्वायर ना हो। अब जो मार्केट में रेट थ्रो अवे किया गया जी। जो प्राइस थ्रो अवे किया गया कि मार्केट में फेंका गया कि ये कहीं एक्विजिशन में ना चली जाए, तो बिल्डरों ने लेना स्टार्ट कर दिया उस ज़मीन को ज़मींदारों से। यहाँ पर एक मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछना चाहूँगी। अभी मेरी सब लोगों से भी बात हो रही थी, कुछ सेक्शंस को ऐड ऑन किया गया, कुछ को बाद में हटा दिया गया। यहाँ पर लोगों से जो है जीपीए साइन करवा ली गई, वो भी यहाँ पर नहीं करवाई, चालाकी दिखाई गई नोएडा में या कई अलग अलग जगह में जाके। वो क्या पूरा का पूरा प्रकरण था? मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि स्टार्ट कहाँ से हुआ और कैसे डॉक्यूमेंटेशन हुई था यार। जब ये नोटिफिकेशन आया, जब कुछ जमींदारों ने ज़मीनें देनी शुरू करी, अब क्योंकि इनको LOI लगाने थे, लाइसेंस लगाने थे चंडीगढ़, तो इन्होंने ये प्लान किया कि नोटिफिकेशन के दौरान के एग्रीमेंट या उसके बाद के एग्रीमेंटों को अगर लाइसेंस में लगाएंगे तो लाइसेंस में दिक्कत आएगी, उनको नहीं मिलेगा। इसलिए कोलैबोरेशन एग्रीमेंट और जीपीए बैकडेट में साइन कराए, बैकडेट में रजिस्टर्ड कराए। जो जुरिडिक्शन से बाहर थे, हमारे उल्लावास की ज़मीन अगर हमारा संबंधित उस टाइम पे तहसील हुआ करती थी सोहना, तो सोहना रजिस्टर्ड हो सकता था वो डॉक्यूमेंट। वो सोहना ना हो के नोएडा हुआ,
फरीदाबाद हुआ और मध्य प्रदेश तक भी हुए। लेकिन यहाँ पर तो ये होता है ना कि अगर कहीं पर भी ये रजिस्टर करवाएंगे तो यहाँ की अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, बाकायदा चेक भी करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति जीवित है, मर गया है, भाई जीवित सर्टिफिकेट, अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट, ये तमाम चीजें भी हैं। तो क्या ये पूरा का पूरा घोटाला वहां से शुरू हो रखा है? अगर ये सारी चीजें चेक करते तो शायद हो सकता है कि वो फ्रॉड ना कर पाते, पर उनको ये फ्रॉड करना था। जमीन उनको हड़पनी थी, उन्होंने इसी चीज़ को मुद्दा बनाया कि बैकडेट में डॉक्यूमेंट साइन कराए, और एक नहीं कम से कम 1000 पेपर बैकडेट में साइन हो रखे हैं। इवन कि जो अभी उसके बाद जब 2009 में नोटिफिकेशन हुआ तो 31 मई 2010 को आ जाता धारा 6 का नोटिफिकेशन। धारा 6 के नोटिफिकेशन के बाद फिर जमींदार और डरे कि अब ज़मीन ज़रूर जा रही है, और मामला चल रहा था उस टाइम की तत्कालीन सरकार और बिल्डर्स के बीच का, और एक हमारी सरकारी मशीनरी का। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है उस मुद्दे पे। उस नोटिफिकेशन के बाद 400 एकड़ ज़मीन को बिल्कुल रिलीज मुक्त कर दिया, जिस पे उन्होंने LOI ले लिया था, उसको उस नोटिफिकेशन से हटा दिया धारा 6 से। अब 1417 एकड़ का मुद्दा था टोटली हमारा। पहली बात तो ये 1417 एकड़ का कोई एक्विजिशन बनता नहीं था। अगर सरकार किसी एरिया को डेवलप करने के लिए सेक्शन या नोटिफिकेशन लगाती है तो उसमें जमींदारों का एक बेनिफिट है कि उसको नए कानून के तहत, नई एक्विजिशन पॉलिसी के तहत, जो नया एक्ट आया था 2014 में, उसके तहत 4 गुना मुआवजा मिलता। और उसी हिसाब से जैसे नोएडा अथॉरिटी ने किया, हर जमींदार को 1 एकड़ के हिसाब से उनको कुछ प्लॉटेड एरिया मिलता। जो हमारे यहाँ पे हरियाणा की एक स्कीम है HDR पॉलिसी, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी, ऑस्टी कोटा होता है, ऑस्टी कोटे के तहत इनको प्लॉट दिए जाते। अब क्योंकि उन्होंने वो एक्विजिशन या तो सरकार रख लेती तो जमींदार को फ़ायदा था, सरकार ने रखा भी नहीं। जब बिल्डरों को लाइसेंस मिलते रहे, 2012 में सरकार ने पूरी की पूरी इस LAC प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर दिया। तो ये आपका कहना है कि ये जो चीजें भी हुई थी उस वक्त जो कांग्रेस सरकार थी उसकी मिली भगत थी? उसकी मिली भगत से हुआ था, सरकारी मशीनरी के तहत हुआ था जी। तो एक चीज़ ये बताइए कि फिर वो सेक्शन ड्रॉप कर दिया, लेकिन वो सेक्शन ड्रॉप होने से पहले तो GPA साइन करा ली गई थी। उसमें अब आ जाता है मुद्दा दूसरा। अब जब हम हाईकोर्ट गए 2014 में इन बिल्डर्स के अगेंस्ट, और इस LAC प्रोसीडिंग को क्वेश कराने के लिए हाईकोर्ट गए, तो सितंबर 15 साल भी 2015, तारीख भी 15 सितंबर को हमें डिस्पोजेशन का स्टे दे दिया हाईकोर्ट ने। जस्टिस सूर्यकांत जी थे, उन्होंने हमें हाईकोर्ट में स्टे दे दिया कि इनको डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा जमींदारों को, बिल्डरों के अगेंस्ट। उसके तहत हमने सरकारी मशीनरी को भी वहाँ पार्टी बनाया हुआ था, कम से कम 15 बिल्डरों को हमने पार्टी बनाया था। M3M उनको भी उसमें हमने पार्टी बना रखा था। अच्छा। मेरे कनेक्टेड गांव है रामगढ़ के लैंड ओनर्स की जो जमीन थी वो M3M पे थी। कोर्ट ने हमें स्टे जारी किया इसमें। मतलब ये कहा जा सकता है कि इसने अपनी जो शेल कंपनीज हैं M3M ने उस बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करके जो है इस पूरे के पूरे घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें आज जो है पूरी जनता परेशान है। लेकिन एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट आ जाती है वकील साहब, मैं M3M के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही थी, देखी भी कई सारी चीज़ें, तो इन्होंने तो जो हमारे एनवायरमेंटल नॉर्म्स होते हैं, जो पॉलिसीज होती है, उसको भी पूरा का पूरा वायलेट करा हुआ है। वायलेट किया। जितना सेक्टर 62 या सेक्टर 65 में बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ये सारी कोई ड्यू परमिशंस के तहत थोड़ी हुई हैं। इसमें ग्रैप का भी वायलेशन है। अभी जो कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपल ने इनके खिलाफ 50 लाख लगभग का जो दावा ठोका है, वो ग्रैप का उल्लंघन है। अच्छा। एनवायरमेंटल को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ड्यू परमिशंस होती है। हर केस के अंदर ड्यू परमिशंस नहीं है। बिल्डिंगों को, पेड़ों को काटा गया, बिल्डिंग बनाई गई। तो जो पेड़ काटे गए तो उस टाइम पे कोई ऑब्जेक्शन, कोई लेटर, कुछ भी सुनवाई नहीं होती कहीं पे भी, ना पुलिस प्रशासन में सुनवाई होती, ना कहीं सुनवाई नहीं होती। तो क्या कोर्ट पे आपने दस्तक दिया है इस चीज का? क्योंकि जितना मैं देख रही हूँ अभी जो मेरे पास ये दस्तावेज हैं, तो नवंबर 2024 की बात है, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मानेसर ने M3M के ऊपर जो है 50 लाख का जुर्माना भी करा है। वो ग्रैप का उल्लंघन था। ग्रैप का उल्लंघन पे जी। तो ऐसा आपको क्या लग रहा है, इन्होंने कहा हर जगह हर प्रोजेक्ट में इन्होंने एनवायरमेंटल नॉर्म्स जो हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉलो करना, सब जगह वॉयलेट करा हुआ है M3M। मल्टीपल शिकायतें हैं इनके खिलाफ इस चीज़ को लेके जी। और एक मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ये मतलब जिस तरीके से अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्योंकि मैं जनता को चाहती हूँ कि जनता, कई लोगों के इसमें पैसे फंसे हुए हैं, और कई लोगों के जिस तरीके से पब्लिसिटी होती है, एडवर्टाइज़ करते हैं ये लोग, किसानों का तो इन्होंने हाल बेहाल कर दिया है। बेचारे भोले भाले किसानों का इन्होंने बहुत बेवकूफ़ बनाया। लेकिन आम जनता जो बड़े बड़े शहरों में काम कर रही है, लेकिन सपना हर किसी का होता है कि उनका अपना घर हो, अपना आशियाना हो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि
कई लोगों को इन्होंने पोजेशन दे दिया, उसके बाद उनको जो है उनकी अगर ईएमआई कईयों की नहीं गई तो पोजेशन हटा लिया। ये पूरा का पूरा मामला क्या है? इसमें भी यही हुआ है भैया। अक्सर जितने भी इन्होंने रियल एस्टेट के अंदर जो भी प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किए, पहली बात तो जो इन्होंने सॉफ्ट लॉन्चिंग करी, सॉफ्ट लॉन्चिंग भी किसी सिद्धांत में या किसी कानून में नहीं आता। अच्छा। सॉफ्ट लॉन्चिंग का क्या होगा कि एक मल्टीपल इन्वेस्टर से रेडी करेंगे, उनसे पैसा वसूलेंगे, उनके तहत वो लाइसेंस लेके आएंगे। सॉफ्ट लॉन्चिंग में एक प्रलोभन दिया जाएगा कि जी आपको कम से कम 2000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा पर फ्लैट। आप अभी बुक करो, फिर हमारा लॉन्च होने वाला, फिर इसकी कीमत बढ़ा दी जाएगी। ये हर बिल्डर की बता रहा हूँ मैं कि इसकी कीमत बढ़ा दी जाएगी, आपको नुकसान होगा। अभी आप बुक करते हैं तो लॉन्चिंग तक आपको 2000 रुपये का प्रॉफिट है, 4000 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। सॉफ्ट लॉन्चिंग हमारी किसी पॉलिसी के अंदर आता ही नहीं है। पर इन्होंने तो दबके, अगर मैं बात करूं तो M3M ने तो हर जगह होर्डिंग्स और हर जगह इनकी जो है पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट चल रही है। तो क्या ये पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट्स जो इन लोगों ने इतने ज़्यादा दिए हैं, घर घर तक पहुंचाया, ये भी सब गैर कानूनी है? गैर कानूनी है और बिल्कुल वायलेशंस किया हुआ है इन्होंने। लॉ को भी इन्होंने बिल्कुल वो कर दिया, अलग रख दिया, कोई सुनने को तैयार होता नहीं इनका। जमींदार कितना भी भाग जाए, बेचारा कहीं भी दौड़ता रहे, कोई नहीं सुनवाई हो पाती। अच्छा, लेकिन आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जितना जानती हूँ और जितना अभी तक हमारे पास आया है, तो M3M बिल्डर्स या और भी बिल्डर्स की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट चुप नहीं बैठती है, CBI चुप नहीं बैठती है, अपनी कड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई करती है। तो आपसे मैं CBI की जो इनको पूरा का पूरा मामला था, प्रकरण था, और EDI रेड्स भी पड़ी थी, लग्जरी गाड़ियाँ जो है वो भी बुक इनकी सीज कर ली गई थी, प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लिया था, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। इनके खिलाफ जब मैं हमने हाई कोर्ट में जब गए थे तो हमारी रिट पिटीशन थी 20/316/2014, जिसमें हमें पहला स्टे मिला था। 2017 में इसी के कनेक्टेड फाइल सुप्रीम कोर्ट जाती है। 8977 था उस रिट पिटीशन का नंबर। सुप्रीम कोर्ट ने उस SLP को अलाउ करके और इस केस को रेफर कर दिया CBI को। उसके कनाइवेंस में 28 नवंबर 2017 को माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, जो हमारी रिट पिटीशन थी, हमारे लैंड ओनर्स की जो भी ये भाई लोग बैठे हैं, इन सभी की ज़मीन इन्वॉल्व थी उसमें, उस ज़मीन को भी, उस मुद्दे को भी, हमारे वाले को भी CBI को रेफर कर दिया। अच्छा। अब CBI ने आफ्टर दी थॉरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ अबाउट 2 इयर्स कि अपने थॉरो इन्वेस्टिगेशंस के तहत घाटा गांव, उलावास गांव, बैरमपुर, कादरपुर, रामगढ़, मैदावास, बादशाहपुर, थॉरो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 23 जनवरी 2019 को इनके खिलाफ CBI ने मुकदमा दर्ज कर दिया। अच्छा। जिसमें बिल्डर्स भी इन्वॉल्व थे और ब्यूरोक्रेट्स भी इन्वॉल्व थे। अच्छा। ब्यूरोक्रेट्स में था उस टाइम का तत्कालीन डायरेक्टर DTCP चंडीगढ़ वाला जसवीर रेड्डू जी, उसके खिलाफ, और एक DTP गुड़गांवा और STP चंडीगढ़। बड़ी हैरत की बात है कि वेतनभोगी लोक सेवक, जिनको खुद सरकार जो है पैसे दे रही है, चंद रुपयों के लालच में अपनी आन बान शान सब कुछ मिट्टी पलीत कर देते हैं और हाथ मिला लेते हैं ऐसे बिल्डर्स पे। अगर सरकारी अफसरान भी जो है अपने रुख को सख्ती से पेश आए और अपनी इस जो धन पशु वाली उनकी हैबिट है उसको ख़त्म कर दे, तो इस तरीके के स्कैम्स ना हो, ये बिल्डर्स के इतने पैर ही ना फैले। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स इस चीज़ में इन्वॉल्व थे। वहीं अगर मैं ED की बात कर लूँ तो ED ने तो 60 करोड़ की लग्जरी गाड़ियाँ इनकी जब्त करी हैं। ED वाला पूरा मामला क्या था? ED वाले मामले में भी इनको जेल गए हुए हैं और उसमें अभी फिलहाल ये बेल्ड आउट है। बेल्ड आउट हुए हैं एक स्पेसिफिक कंडीशंस के तहत। काफ़ी लंबे टाइम तक अम्बाला जेल रहे हैं ये। स्पेसिफिक कंडीशंस लगाई हुई थी। मुझे जहाँ तक अभी सुनने को मिला है कि शायद उस कंडीशंस का भी कहीं ना कोई वायलेशन हुआ है, ऐसा मेरे संज्ञान में आया हुआ है। बाकी अब इसके अलावा जो ED का इशू है वो ED का इशू है बाकी के और बिल्डर्स का। ED की FIR हुई ABW के खिलाफ। ABW वो बिल्डर था जिसने गांव में पहला कदम रखा। ABW हुआ, GPL हुआ और इसके अलावा 3-4 बिल्डर और थे। लेकिन M3M के ऊपर भी हुआ है, M3M के खिलाफ भी हुआ है। इनके खिलाफ पंचकुला में ED की इंक्वायरी हुई थी, उसमें मुझे बुलाया था। मैं भी गया था कि भी ED का आप बताते हो कि आप बिल्डरों ने ज़मीन ले रखी है, तो आपकी कितनी ज़मीन उसमें गई थी। तो हमने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उनको तसल्ली करी। हालांकि ABW वाला भी फरार है। मानेसर में भी स्कैम किया और हमारे गांव में भी स्कैम किया। जितने भी लैंड ओनर्स मेरे साथ बैठे हुए हैं हमारे गांव के, सारे चले गए हैं। M3M ने इनको छला है। कोई ऐसा बिल्डर नहीं जिन्होंने दुरुपयोग ना किया गया हो, जिन्होंने हार्ड एंड मनी, हार्ड एंड
हमारी जो प्रॉपर्टी थी इनको ग्रैब ना किया गया हो। लेकिन यहाँ पर तो अभी मेरी जो बात हुई है यहाँ की जनता से, किसान भाइयों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि वो तो अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और उनके ऊपर ही FIR दर्ज हो गई है। उस FIR का मुद्दा भी गलत था मैडम, मतलब वो FIR भी जो हुई वो बिल्डर ने गलत कराई। वो FIR कराई है M3M ने। हमारी शमशान घाट की जो ज़मीन है उसके लिए जो हमारा पैसेज है, जो रास्ता जाता है, उसके उस स्मार्ट वर्ल्ड के प्रोजेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। वो रास्ता उन्होंने क्योंकि कनेक्टिविटी लेनी थी तो ऊपर से फ्लाईओवर लेके आ रहे थे दोनों प्रोजेक्टों को जोड़ने के लिए। पर ये भी तो सरकारी तंत्र के माध्यम से परमिशन प्राप्त हुई होगी तब। था, बिल्कुल गलत था। ऐसी कोई परमिशन नहीं थी। इस तरह की कोई परमिशन थी तो वो परमिशन बनती भी नहीं है। लॉजिकल वो परमिशन नहीं बनती। हमारा रास्ता है, हमारे उस पैसेज को कोई इस तरह से आउट नहीं कर सकता कि अपने फायदे के लिए, अपने अनड्यू बेनिफिट के लिए हमारी अपनी पब्लिक को, हमारे लैंड ओनर्स को, और इवन की जो एक ऐसी चीज़ थी अंतिम यात्रा वाली हमारी, उस रास्ते को भी ब्लॉक करेगा। आज वो ऊपर से लेके जा रहा है, कल को नीचे से पाइप डालेगा, धीरे धीरे वहाँ दीवार खड़ी हो जाएगी, कहाँ जाएगा? वो कहता है कि मैं दूसरी जगह ज़मीन दे दूंगा। क्या तरीका है? जो 100 साल से हमारा वो है, वो गलत था क्या हमारा? अपने प्रोजेक्ट के लिए रास्ता वो लेके आए तो दूसरा तरीका अपनाए अपना। तो उसने वो जो काम किया, जब जमींदारों ने, गाँव वालों ने उसका विरोध किया तो उनके खिलाफ भी बहुत उन्होंने बॉडीली हार्म किया लोगों को। उनके खिलाफ नहीं, क्या मतलब आपने अभी मुझे वर्ड यूज करा बॉडीली हार्म, किस तरीके से बॉडीली हार्म करा? सर होते हैं, उनके कर्मचारी होते हैं, जमींदार हमारा 50 है, उनके आदमी 500 होते हैं वहाँ पे। तो उधर से एक तो ये मामला, दूसरा फिर वो उठा के पुलिस वालों को ले आते हैं। तो ये बॉडीली हार्म इन लोगों ने करा, M3 वालों ने, इनके बाउंसर्स वगैरह वहाँ पर मौजूद थे, तो क्या इस पे आप लोगों ने कोई शासन प्रशासन को एक्शन लिया था? सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने एक्शन लिया, उसकी सुनवाई हुई। हमारे गाँव के लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए गुड़गांव की कोर्ट में। फिलहाल बेचारे कुछ बेल्ड आउट और कुछ अभी जमानत होनी है, उनके खिलाफ ट्रायल फेस कर रहे हैं अभी वो। अच्छा, तो क्या आगे आप इस पूरे मामले को, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, अगर मैं ईडी के दस्तावेज देखूं, सीबीआई के दस्तावेज देखूं तो ठीक ठाक फाइनेंशियल फ्रॉड्स का पूरा मामला इनके ऊपर बनता है, उस पर कार्रवाई भी हो रही है और बेल आउट भी है। लेकिन ऐसे में भोली वाली जनता को, किसानों को बाउंसर्स के द्वारा धमकाना, हाथापाई करना बहुत गलत है। तो क्या इस चीज़ के लिए अब, क्योंकि आपने देखा कि स्थानीय पुलिस ने अगर इस पर काम नहीं करा, बात नहीं करी, तो क्या कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देंगे आप? बिल्कुल देंगे। अगर इनके इसमें एक्शन नहीं लिया गया तो 156(3) में क्रिमिनल ट्रायल फेस कराएंगे, इनको इस्तगासा फाइल करेंगे इनके खिलाफ। अभी नया सेक्शन 175(3) BNS हो गया, उसके खिलाफ, बिल्डर के खिलाफ एक्शन लेंगे अभी। तो ये तो बहुत मैंडेटरी है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमने कई बार देखा है कि कई बिल्डर्स इसी तरीके के घोटाले करते हैं और हिंदुस्तान से बाहर चले जाते हैं और फिर केंद्र सरकार को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है उनको हिंदुस्तान वापस लाने के लिए। CBEDI रेड कॉर्नर नोटिस जारी करती है, उनको हिंदुस्तान लेकर आया जाता है और फिर वो लोग हिंदुस्तान में वो ट्रायल फेस करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा इस तरीके के काम होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर धरातल की हकीकत को सुधार दिया जाए, यहाँ पर जो हमारे वेतनभोगी लोक सेवक हैं वो हेरा फेरी ना करे, घूसखोरी ना करे, मुस्तैदी से अपना काम करें, तो ऐसी नौबत ही ना आए। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं पूरे पब्लिक ग्रीवेंस की, तो अभी लोगों के अंदर क्या रोष दिखता है? क्योंकि देखिए, एक सेट स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, कानून अपने तरीके से चलता है। कई बार लोग कह देते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन अगर पुलिस ही कार्रवाई नहीं करेगी, प्रशासन ही नहीं करेगी, तो फिर आगे जुडिशरी किस तरीके से अपना वर्डिक्ट देगी, फैसला देगी? अब आप ये कह रहे हो कि आम जनता की तो कोई सुन ही नहीं रहा है। नहीं सुनता जी। एक मेरे हाथ में FIR है, ये हमारे ही गांव के भोले भाले लोगों के खिलाफ हुई। जब ये CBI इंक्वायरी ऑलरेडी होल्ड हो रखी थी और सारा प्रकरण चल रहा था, तो ये बिल्डर पुलिस प्रशासन का सहारा लेके हमारे गांव के लोगों को खदेड़ दिया, ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन पे कब्जा ले लिया। उन्होंने अपनी ज़मीन बचाने के लिए कोशिश करी तो उनके खिलाफ FIR करा दी बिल्डर ने। जब ये पुलिस के पास FIR कराने के लिए गए तो आज तक कोई भी सिंगल FIR आज तक इनकी नहीं हुई, इनके हक में नहीं हुई बिल्डर के खिलाफ। उनके एक इशारे पे इनके खिलाफ FIR होगी। अपनी ज़मीन को तो बचा रहे थे, कौन सा गुनाह था इनका? और वो भी उस ज़मीन को बचा रहे थे जिसमें CBI इंक्वायरी पेंडिंग थी। अभी फैसला तो आया नहीं था उसका। फैसला होने के बाद तो जो होगा जब देखा जाएगा। अभी भी CBI का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, जो पंचकुला में हमारी CBI को वो चल रही थी, लिटिगेशन है, उसमें 31 मार्च 2020 को बिल्डर्स के खिलाफ और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ चार्जशीट पेश होगी। 31 मार्च 2020 को उसमें बिल्डर और ब्यूरोक्रेट्स हाई कोर्ट चले जाते हैं ये कह के कि जी हमें चार्ज पे सुना नहीं गया। हमारे खिलाफ आरोप जो लगे, माननीय CBI अदालत ने जो आरोप लगाए उसमें हमें सुना नहीं गया। अच्छा, CBI ने मतलब उनको बिल्कुल चार्जशीटेड है, चार्जशीट उनके खिलाफ कर दिया आज से करीब 4 साल पहले।
उसको मुद्दा बना के हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने सिमिलर उसके लिए इनको स्टे दिया कि भी देखेंगे तुम्हारा सुनना बनता था कि नहीं बनता था। अभी उसमें डे टू डे हियरिंग चल रही है, कल भी उस पर सुनवाई है, पिछले 3-4 दिन से लगातार कंटिन्यू चल रही है उस पर सुनवाई अभी। तो अभी क्या डे टू डे हियरिंग्स का चल रहा है? डे टू डे हियरिंग्स पे है। अच्छा, एक चीज़ अभी बहुत इंटरेस्टिंग थी जो आपने मुझे बताई थी। आपने मुझे बताया कि M3M वाले जो हैं ये बेल्ड आउट है, बेल पर बाहर हैं। तो अब इनकी अगली तारीख भी आएगी और जब भी न्यायालय से बेल मिलती है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जिसमें ये लगा है कि ये तो मेन ही होता है कि विटनेस के साथ टैंपर नहीं करेगा और मतलब किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी देखा जा रहा है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जनता की सामने आ रही हैं, आपके सामने भी आई होंगी। जनता के अपने ग्रीवियांस है, जिस तरीके से बताया कि बाउंसर्स के माध्यम से डराया धमकाया भी जा रहा है। तो क्या आप उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए मूव करेंगे या फिर अभी इतना ज़्यादा पब्लिक ग्रीवियंस है, क्या कोई PIL वगैरह फाइल करने की आपकी आगे की योजना है? कंडीशन देखेंगे, अगर उसमें वो कंडीशन कहीं हमारे इसको रिलेट करती है जी, उसमें एक इस तरह की कोई कंडीशन है कि लवास या सेक्टर 62 के किसी जमींदार को नहीं धमकाया जाएगा, या उनकी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया जाएगा, या उनकी शमशान घाट के रास्ते को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, अगर इस तरह की कोई कंडीशन है और इसका अगर वायलेशन होता है तो डेफिनेटली हम बेल कैंसिलेशन लगाएंगे। क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे? फिर भी इस पूरे की पूरी ज़िंदगी में जो हम जीते हैं उसमें घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला और आम जनता त्रस्त हो जाती है। ये उस मेरी जनता के लिए जो ये शो देख रही है, अगर आप थोड़े से सचेत हो जाएं, सतर्क हो जाएं और बिल्डरों के लुभावने ऑफर्स के ट्रैप में ना आएं तो आप खुद को बचा सकते हैं। गुड़गांव से मिताली चंदोला, भारत एक्सप्रेस। माफिया बिल्डर M3M के षड्यंत्र के खिलाफ भारत एक्सप्रेस की सत्य, साहस और समर्पण से भरी पत्रकारिता लगातार जारी रहेगी। ये मुहिम तब तक नहीं रुकेगी जब तक M3M बिल्डर की गुंडागर्दी के शिकार किसानों और फ्लैट खरीदारों को पूरा न्याय नहीं मिल जाता। इसी के साथ आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्ते।